हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ग्राम प्रधान कुई और कुई मिंगलिन को कल ही पता चला कि मो परिवार के लोग कितने दुर्जय थे। अब मो जीवे को चेहरे पर ठंडे भाव के साथ चलते हुए देखकर वे तुरंत डर गए। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ मत आओ, कुई मिंगलिन ने डरते हुए कहा। यह देखकर ग्राम प्रधान कुई का शरीर भी सहज रूप से सिकुड़ गया। मो जीवे ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत अपना चाबुक उठाया और पहले कुई लियांग पर बरस पड़े। कुई लियांग समय पर चकमा देने में सक्षम नहीं थे और उन्हें कई बार जोर से मारा गया। वे दर्द से चिल्लाने लगे और सारी गरिमा खो बैठे। इसके बाद मो जियुए के चाबुक ने कुई मिंगलिन पर बेरहमी से प्रहार किया। कुई मिंगलिन हमेशा से ही गांव का दबंग था। उसे इतना अपमान कहां सहना पड़ा था। कई कोड़ों के बाद अचानक उसे लगा कि उसका खून खौल रहा है। वह बैलगाड़ी में बैठे अन्य कुई परिवार के सदस्यों पर चिल्लाया, चलो सब लोग उसे एक साथ ले आओ। यह देखकर ग्राम प्रधान कुई भी अपने पहले के डर को भूल गए और कुई परिवार के कई सदस्यों को एक साथ मो जियुए को घेरने और हमला करने के लिए प्रेरित किया। कुई परिवार के सदस्यों के समूह का सामना करते हुए मो जियुए ने कोई दया नहीं दिखाई। उसका कोड़ा उन पर बुरी तरह कुचलने वाली शक्ति से बरसा। कुई परिवार केवल निष्क्रिय रूप से ही मार सह सकता था। अपने कुल के लोगों को आगे बढ़ाने के बाद ग्राम प्रधान कुई हमले में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वह खच्चर गाड़ी के दूसरे छोर से हे झिरन की तरफ चक्कर लगाने लगा। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि उनका मो जियुए से कोई मुकाबला नहीं था। सबसे अच्छी रणनीति महिला को नियंत्रित करना और प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से धमकाना था। मो जियुए ने ग्राम प्रधान कुई की हरकतों को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। वो मदद के लिए नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि झीरन एक अकुशल व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के संभालने में सक्षम है। जैसे ही ग्राम प्रधान कुई बैलगाड़ी से नीचे उतरे, उन्होंने रास्ते में एक बहुत लंबी भांग की रस्सी पकड़ ली। वह सावधानी से हे झिरन के पीछे चला गया, बस उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी का फंदा डालने वाला था, तभी हे झिरन अचानक खच्चर गाड़ी से नीचे कूद गया। उसने झिरन को घुमाया और जोर से लात मारी। उसका पैर ग्राम प्रमुख कुई के पेट के निचले हिस्से में जा लगा। हालांकि हे झिरन के पास आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसकी तकनीक को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था। किक ने ग्राम प्रधान कुई को कई मीटर पीछे उड़ा दिया। उसका पूरा शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। उसने झिरन ने एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। तस्क ग्राम प्रधान वास्तव में इतना नीचे गिर गया कि उसने एक शक्तिहीन महिला पर चुपचाप हमला कर दिया। यह वास्तव में किसी को भी हंसाता है। ग्राम प्रधान कुई ने अपनी दर्द भरी पीठ पर हाथ फेरा जो जमीन पर गिर गया था। उसने भय से हे झिरन को देखा। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मो फैमिली की महिला इतनी ताकतवर भी होगी। आज उन्होंने सचमुच एक लोहे के पैनल को लात मार दी थी। उसने हे झिरन की ओर कांपती हुई उंगली उठाई। तुम मत आओ, नहीं तो मैं अधिकारियों को रिपोर्ट कर दूंगा। उसने झिरन ने ठंडा उपहास किया। मुझे रिपोर्ट करें, आगे बढ़ें। नया काउंटी प्रीफेक्ट अभी आया है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हर अधिकारी डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई जितना ही भ्रष्ट है। जब ग्राम प्रधान कुई ने हे झिरन की बातें सुनी तो उनका दिल धड़क उठा। वह बहुत गुस्से में था और उसने डिप्टी द्वारा पहले बताई गई खबर को नजरअंदाज कर दिया था कि यून शहर में एक नया काउंटी प्रीफेक्ट आ गया है। वह अभी तक नहीं जानता था कि यह नया प्रीफेक्ट किस प्रकार का व्यक्ति था। यदि यह प्रीफेक्ट उसके भतीजे के समान शकल का नहीं होता तो उसके परिवार के अच्छे दिन खत्म हो जाते। इसके अलावा उसने अभी अभी अपनी आंखों से डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई रूट को घायल होते देखा था। यह खबर न जाने किस बड़े मुंह ने दूर दूर तक फैला दी थी। अब तक यूं शहर के सभी आम लोगों को पता चल गया होगा। बात यहां तक गई थी। यदि डिप्टी मजिस्ट्रेट कोई इसे छुपाना भी चाहे तो भी संभवतः ऐसा नहीं कर सके। मूल रूप से ग्राम प्रमुख कुई ने सोचा था कि यह सौभाग्य की बात है कि यू सिटी में वर्तमान में कोई प्रीफेक्ट नहीं है। उनका भतीजा इस समय का उपयोग चर्चा को दबाने और मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए मामले को छुपाने के लिए कर सकता है। लेकिन अब यह असंभावित लग रहा था। इसका मतलब था कि उसका भतीजा अनिवार्य रूप से अपनी मजिस्ट्रेट की सीट खो देगा। यह सोचते हुए ग्राम प्रधान कुई को तुरंत लगा कि वह अपना संतुलन खो चुका है। उसने अपने कुल के लोगों की ओर देखा जिन्हें मो जियुए ने तब तक कोड़े मारे थे जब तक वे घायल नहीं हो गए। कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं कर रहा। पहले अपने पति को रोको। उसने झिरन ने मो जियुए पर नजर डाली और उसे आलसी तरीके से चाबुक चलाते हुए देखा। स्पष्टतः उसने कुई परिवार के लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
मूल रूप से हे झिरन ने माना था कि आखिरकार यह एक मुख्य सड़क पर था। यदि मो जियुए अपनी ताकत के प्रति सावधान नहीं होता और किसी को पीट पीट कर मार डालता तो चीजों को सुचारू करना कठिन होता। इसलिए उसने उसे रोकने की सोची थी। लेकिन ग्राम प्रधान कुई के धमकी भरे स्वर को सुनकर वह तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। हस्तक्षेप न करने का मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई अन्य तरीका नहीं था। उसने झिरन ने ग्राम प्रमुख कुई पर एक नजर डाली, फिर मो जियुए की तरफ चला गया। प्रिय पति, क्या आप उन्हें पीटते पीटते थक गए हैं? क्यों न थोड़ा आराम कर ले और मुझे अपनी बारी लेने दें। ये अच्छा था। उसकी ताकत नर्म होगी और यह उसके लिए अभ्यास करने का मौका था। मो जियुए ने उसे प्यार से देखा। यह जानते हुए कि इन लोगों को बिना किसी वास्तविक खतरे के पीटना सुरक्षित है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कोड़ा थमा दिया। कुई परिवार ने पहले व्यक्तिगत रूप से ग्राम प्रधान कुई को इस सुंदर महिला द्वारा लात मारते हुए देखा था। इसलिए हे झिरन का सामना करते समय उन्हें बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं हुई। मो जियुए की सहनशक्ति की कमी के अलावा हे झिरन के हमले हल्के नहीं थे। इसके अलावा उनकी फुर्ती भी काफी अच्छी थी। अगर ये लोग भागने की कोशिश करते तो उन्हें मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर तक चाबुक चलाने के बाद जब हे झिरन को लगा कि समय सही है तो वह रुक गई। तथाकथित सही समय वह था जब कोई परिवार को इतनी चोट लगी थी कि वह पीड़ा में तो था लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। हे झिरन की चिकित्सा विशेषज्ञता से उसने अनुमान लगाया कि इन चोटों को ठीक होने में कम से कम आधे महीने की आवश्यकता होगी। हाथ में चाबुक पकड़ते हुए उसने हौंकते हुए कहा, मैं थक गई हूं। अब आप सब जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी उसने जानबूझकर ग्राम प्रधान कुई की ओर देखा जो नासमझी से डरा हुआ था। इस लुक ने ग्राम प्रधान कुई को उसका अर्थ पूरी तरह से बता दिया। जब तक आपको दर्द की चिंता न हो, बेझिझक हमें रिपोर्ट करें। इस महिला द्वारा पहले अपने पेट के निचले हिस्से पर मारी गई लात को याद करते हुए इस समय ग्राम प्रधान कुई को अभी भी डर महसूस हो रहा था। मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। हम में से कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद ग्राम प्रधान कुई ने अपने कुल के लोगों को अपनी आंखों से सभी को जल्दी से चले जाने का संकेत दिया। कुई परिवार को बड़ी राहत महसूस हुई। वे लड़खड़ाते हुए वापस बैलगाड़ी पर रेंगने लगे। गाड़ी चालक ऐसे भागा मानो प्लेग देवता से बच रहा हो। मो जियुए और हे झिरन के सामने सबसे तेज गति से बैलगाड़ी को मारकर भाग गया। मो जियुए और हे झिरान ने भी अपने कपड़े ठीक किए और खच्चर गाड़ी में वापस आ गए। यदि वे यहाँ कोई परिवार के उकसावे में नहीं आए होते तो नए प्रीफेक्ट के आगमन की खबर सुनकर वे हुड़दंग देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गए होते। लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। एक नया प्रीफेक्ट आ गया था। यदि वह एक अच्छा अधिकारी होता तो डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के वर्षों के कदाचार के साथ साथ उसकी वर्तमान विकलांगता की जांच करने से निश्चित रूप से डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को बर्खास्त कर दिया जाता और मुकदमा चलाया जाता। दूसरी ओर यदि नया प्रीफेक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के समान ही भ्रष्ट था तो डिप्टी मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से उपहार और एहसान देने का यह मौका लेगा और मामले को रफा दफा कर देगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के पूर्व मामले की जांच में उनकी पारिवारिक संपत्ति निश्चित रूप से जब्त की जाएगी। बाद के मामले में डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई अपनी शेष संपत्ति का उपयोग प्रीफेक्ट को रिश्वत देने के लिए करेगा। मो जियुए और हे झिरन उसे वह मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने सर्वसम्मति से भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए पहले कुई निवास को साफ करने का निर्णय लिया। हुआ यूं कि इस समय सभी सरकारी अधिकारी नए मजिस्ट्रेट के स्वागत के लिए सरकारी कार्यालय गए थे, इसलिए संभवतः कुई निवास में बहुत अधिक लोग नहीं बचे होंगे। जब तक वे सावधानी से काम करेंगे वे निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के सफल होंगे। मन बनाकर दोनों गधा गाड़ी को एक सुदूर कोने में ले आए। उसने झिरन ने अपना छोटा हाथ लहराया और मो जियुए और गधा गाड़ी को अपने स्थान पर ले आया। दिन के उजाले में अंतरिक्ष में प्रवेश करने का उनके पास बुरे काम करने से पहले खुद को छिपाने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। उसने झिरन ने कुछ मेकअप उपकरण निकाले और मो जियुए को एक बदसूरत आदमी के रूप में प्रदर्शन किया, जिसकी आंखें झुकी हुई थी, नाक चपटी थी और होंठ मुड़े हुए थे। इतना ही नहीं था, यहाँ तक उसने मो जियुए के लिए बकरी की दाढ़ी भी लगा ली। फिर उसने ताओबाओ पर ग्रे कैजुअल कपड़ों का एक सेट खरीदा और अपने काले कपड़े बदल लिए। जब उसने मो जियुए को फिर से देखा तो उसकी कोई भी मूल उपस्थिति नहीं बची। वह झिरन जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मो जियुए, क्या आप जानते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह महसूस न करते हुए कि वह उसका मजाक उड़ा रही थी, मो जियुए ने गंभीरता से पूछा, कौन से दो प्रकार? हा, एक विशेष रूप से अच्छा दिखने वाला है, दूसरा आपका वर्तमान लुक है।
जैसे ही वह झिरन बोला, उसने पहले ही उसे बाथरूम के शीशे के सामने धकेल दिया था। जब मो जियुए ने दर्पण में अपनी पहली झलक देखी तो वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कुछ अविश्वास से पूछा, यह बदसूरत राक्षस मैं ही हूं? हे झिरन ने दिल से हंसते हुए कहा, यह सही है, यह तुम हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा मेकअप कौशल अद्भुत नहीं है? अब इस तरह देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। दरअसल उसकी माँ तो उसे पहचानने में असफल रही ही, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह कौन है। किसी भी मामले में अपनी प्यारी पत्नी को खिलखिलाकर हंसाने के लिए बदसूरत दिखना जरूरी था। थे झिरन के हंसने के बाद उसने भी अपना रूप बदल लिया। उनकी वेशभूषा काफी सरल थी। उसने बस वही पुरुषों के कपड़े पहने जो उसने पिंगयान काउंटी में पहने थे और काम पूरा करने के लिए अपने चेहरे पर कुछ सामान लगा लिया। वेशभूषा में आने के बाद दोनों तुरंत वहां से चले गए। जब वे कोई निवास के बाहर पहुंचे तो कुछ देर देखने के बाद मो जियुए ने सीधे हे झिरन को अपनी बाहों में ले लिया और दीवार पर छलांग लगाने के लिए अपने हल्के कौशल का इस्तेमाल किया। उनकी नजर रेशम के कपड़े पहने 7 या 8 महिलाओं पर पड़ी, जिन्हें कुछ प्रबंधक जैसे दिखने वाले पुरुष मुख्य द्वार की ओर ले जा रहे थे। महिलाएं जोर जोर से रो रही थीं और कुछ ने पीछे भागने की भी कोशिश की, लेकिन प्रबंधकों ने बेरहमी से उनके बाल पकड़ लिए और उन्हें पीछे खींच लिया। इन महिलाओं के बीच हे झिरन ने तुरंत ही हे परिवार की जुड़वा बहनों की जोड़ी को देखा। वे दोनों न तो चिल्लाए और न ही हंगामा किया। वे बस प्रबंधकों से विनती करते रहे, प्रिय महोदय, कृपया हम बहनों पर दया करें और हमें ऐसी जगहों पर न बेचें। यह देखकर कि ये बहनें दूसरों की तरह रोती चिल्लाती नहीं थी, प्रबंधक का हृदय दया से थोड़ा नर्म हो गया। यह मास्टर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई द्वारा आदेश दिया गया है। हमारे साथ विनती करना बेकार है। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ आएं। इस तरह आप कुछ शारीरिक कष्टों से बच सकते हैं। हे बहनों ने निवेदन करना जारी रखा, प्रिय महोदय, क्या आप कृपया हमें मास्टर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के पास ले जा सकते हैं ताकि हम सीधे उनके साथ अपना मामला पेश कर सकें। बेहतर होगा कि आप उस विचार को त्याग दें। यदि मास्टर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को आपके प्रति कोई सहानुभूति है तो वह आपको वेश्यालय को नहीं बेचेंगे। प्रिय महोदय, कृपया। उनकी याचनाएं फीकी पड़ गईं और जल्द ही कुई निवास के प्रवेश द्वार पर गायब हो गईं। थे झिरन ने उपहास करते हुए कहा, यह डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई काफी यथार्थवादी है। यह जानते हुए कि वह अब प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसने इन महिलाओं को चांदी के बदले में देने का फैसला किया। वह झिरन उन शब्दों के साथ केवल कुछ निराशा व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मो जियुए के कानों में एक अलग अर्थ ले लिया। आदतन उसने उसके बालों को सहलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और मैं अपनी सुरक्षा भी अच्छे से करूंगी। वह झिरन, आपके विचार की रेलगाड़ी यहाँ पटरी से बहुत भटक गई है। उन विचारों पर विचार किए बिना यह पीछे के निवास में घुसपैठ करने का सही समय था जहां वर्तमान में कुछ लोग थे। मो जियुए ने उसका हाथ पकड़ा और सामने कोर्ट की ओर दौड़ गया। उन्होंने कल रात लियांग हाउस से विशेष रूप से पूछा था और उन्हें पता था कि भंडारगृह मुख्य प्रांगण के ठीक बगल में है। इसलिए थोड़े से प्रयास से दोनों भंडारगृह की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हो गए। भंडारगृह उस आंगन से केवल एक दीवार से अलग किया गया था जहां डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई रहते थे। उन्होंने देखा कि वहां अनेक औषधि संदूकधारी चिकित्सक खड़े थे। उन चिकित्सकों के भाव इतने कुरूप थे मानो उन्होंने अभी अभी अपने पिता को खोया हो। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रबंधक उन पर दबाव डालता रहा। आप सभी यू शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, फिर भी आप मजिस्ट्रेट की चोटों का इलाज नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि यदि एक दिन तक उसकी चोटों में सुधार का कोई संकेत नहीं दिखता है, तो आपको एक दिन के लिए भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चिकित्सकों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति कटु भाव के साथ आगे बढ़ा। स्टीवर्ड, डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई यहाँ हमसे बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। महल में वे किन्नर रुतबा और धन हासिल करने के बाद अपनी मर्दानगी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, फिर भी प्राचीन काल से अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। हम छोटे शहर के चिकित्सकों में इतनी महान क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? अन्य चिकित्सकों ने भी उनकी बातें दोहराई। यह सही है, हम डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की बीमारी के खिलाफ वास्तव में शक्तिहीन हैं। स्टीवर्ड, कृपया मजिस्ट्रेट के सामने हमारे मामले की पैरवी करने में मदद करें और हमें जाने दें। मेरा परिवार अभी भी गुजारा करने के लिए मेरी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है। कृपया हमें कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद करें। क्वोट। चिकित्सकों की निराशाजनक दलीलों का सामना करते हुए प्रबंधक ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और यार्ड के बाहर चिल्लाया, यहाँ आओ, इन चिकित्सकों पर नजर रखो।
अगर कोई भाग गया तो तुम्हें भुगतान करना होगा। मो जियुए और हे झिरन ने छाया से देखा कि भंडारगृह की रखवाली करने वाले 3 प्रबंधक तुरंत चले गए, केवल एक को छोड़ दिया। केवल एक गार्ड के बचे रहने से उनके लिए कार्य करना अधिक सुविधाजनक था। मो जियुए तेजी से उस प्रबंधक के पीछे भागा और उसे एक कोने में खींचने से पहले बेहोश कर दिया। झिरन ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ा, और दोनों फुर्ती से खिड़की से अंदर चढ़ गए। स्टोर रूम साफ सुथरा था और चोरी का कोई निशान नहीं था। दरअसल, जैसा कि लियांग हाओ और अन्य लोगों ने कहा था, जो कुछ बचा था वो कुछ भारी वस्तुएं थी जिन्हें परिवहन करना मुश्किल था। परिवेश का निरीक्षण करने के बाद हे झिरन ने भी अपने क्षितिज का विस्तार किया। चांदी और बैंकनोटों की कमी के अलावा भंडार कक्ष में सोना, चांदी, मोती और गहने, जेड लेख, प्राचीन सुलेख और पेंटिंग, रेशम और साटन के सामान थे जो चारों ओर अलमारियों में भरे हुए थे। उसने झिरन ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और स्टोर रूम में मौजूद सभी सामान बिना किसी निशान के गायब हो गए। जगह का विस्तार हो गया था और उसे अब भंडारण के मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अलमारियों सहित सारा सामान उसमें ले गई। ध्यान से जांचने के बाद कि कोई सामान पीछे नहीं छूटा है, दोनों बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से बाहर कूदे, वे 2 नौकरानियों के साथ लगभग 30 साल की एक सुंदर पोशाक पहने महिला के पास पहुंचे। 2 अजीब आदमियों को देखकर नौकरानियां तुरंत चिल्ला उठी, महोदया, चोर। मैडम कुई ने भी उन्हें देखा और चोरों को पकड़ने के लिए जोर से चिल्लाया। यह देखकर हे झिरन ने तुरंत अपने स्थान से एनेस्थेटिक्स की एक बोतल निकाली और उन पर छिड़क दी। मैडम कुई और उनकी नौकरानियां जल्द ही ढह गईं। तेज कदमों की आहट सुनकर मो जियुए हे झिरन के ऊपर चढ़ गया और छत पर छलांग लगा दी। प्रबंधकों के करीब आने का इंतजार किए बिना दोनों पहले ही आवाज से बाहर निकल गए थे। उस सुदूर स्थान पर लौटकर दोनों लोग अंतरिक्ष में चले गए, अपनी पोशाकें बदल ली और गधा गाड़ी के साथ फिर से बाहर आ गए। जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मो जियुए ने गधा गाड़ी को काउंटी सरकारी भवन की ओर चला दिया। काउंटी सरकारी भवन के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, सभी नए काउंटी मजिस्ट्रेट को देखने का इंतजार कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिला मजिस्ट्रेट अभी तक नहीं आए थे। मो जियुए ने गधा गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और भीड़ के बीच खड़े होकर हे झिरन का हाथ पकड़ लिया। दोनों अभी वहां खड़े ही थे कि पूर्व दिशा से लोगों की एक कतार आ गई। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति आधिकारिक काउंटी मजिस्ट्रेट की वर्दी पहने हुए था और सीधे और वीर मुद्रा में चल रहा था। इससे भी अधिक, वह वास्तव में वह व्यक्ति था जिसे वे पहचानते थे। मो जियुए और हे झिरान ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों एक ही समय में धीरे से उस व्यक्ति का नाम बोल रहे थे, मेंग हुआइनिंग। यह वही निकला। आखिरकार वह यू शहर का काउंटी मजिस्ट्रेट कैसे बन गया? सवालों से भरा हुआ। मेंग हुआइनिंग की तरफ देखने पर एक गोरा पश्चिमी व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, अपने हाथ हिला रहा था और इधर उधर कूद रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ व्यक्त कर रहा हो। मेंग हुआइनिंग की भौहें सिकुड़ गईं और वह लगातार अपना सिर हिलाता रहा। जैसे ही लोगों की कतार नजदीक आई, अधिकारियों ने तेजी से आम लोगों को रोकने के लिए एक लंबी कतार लगा दी, जिससे उन्हें काउंटी मजिस्ट्रेट को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने से रोका जा सके। केवल वह गोरी पश्चिमी महिला अभी भी हठपूर्वक मेंग हुआइनिंग को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वह झिरन देख सकता था कि मेंग हुआइनिंग पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि पश्चिमी क्या कह रहा था। संयोग से इसी समय मेंग हुआइनिंग की नजर भीड़ की ओर पड़ी और मो जियुए और हे झिरान पर नजर पड़ी। उन दोनों को देखने पर मेंग हुआइनिंग ने अपने बगल वाले पश्चिमी व्यक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उनकी ओर बढ़ गई। जैसे ही आम लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि काउंटी मजिस्ट्रेट इस तरफ क्यों आए थे, मेंग हुआइनिंग ने बात की। भाई मो, भाभी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों मुझसे पहले आएंगे। मो जियुए और हे झिरन मूल रूप से मेंग हुआइनिंग से निजी तौर पर मिलना चाहते थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहले उनका इतना खुले तौर पर स्वागत करेगा। मो जियुए ने अपनी मुठियां भींच ली, बहुत दिनों से नहीं मिले, भाई मेंग। आम लोगों को मो जियुए की पहचान नहीं पता थी, उन्होंने केवल यह मान लिया था कि वह अपने गृहनगर के काउंटी मजिस्ट्रेट का पुराना परिचित था। हालांकि उन अधिकारियों के लिए यह अलग था। कल मो परिवार को स्टीवर्ट कुई द्वारा धमकाया गया था, उनमें से कई ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। और मां जुनशान सहित कई अधिकारी भी थे जो उन्हें शीलिन गांव तक ले गए थे, वे और भी अधिक चकित थे। बस यहाँ क्या चल रहा था? मो जियुए न केवल नए काउंटी मजिस्ट्रेट से परिचित थे, बल्कि काउंटी मजिस्ट्रेट उन्हें आत्मीयता से भाई कहकर भी संबोधित करते थे। इससे साफ था कि इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। यह सोचकर कुछ अधिकारियों ने चुपचाप राहत की सांस ली।
सौभाग्य से कल वे मो परिवार को धमकाने के लिए स्टीवर्ट क्वी में शामिल नहीं हुए, अन्यथा उन लोगों के काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ जो संबंध थे उन्हें निश्चित रूप से इसके लिए भुगतना पड़ता। वे कुछ अधिकारी जिन्होंने आज सड़कों पर पुष्टि की थी कि मो जियुए ही वह अपराधी था जिसने स्टीवर्ट क्वी को नुकसान पहुंचाया था, अब अवाक रह गए थे। वे मामले को जल्द से जल्द बंद करने के लिए बलि का बकरा ढूंढना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने लोहे के पैनल पर लात मारी थी। दोषी विवेक वाले कुछ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति को फीका करने के लिए जितना संभव हो सके अपने सिर नीचे कर लिए। मेंग हुआइनिंग ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मो जियुए और हे झिरन को मिलने के लिए सरकारी भवन में आमंत्रित करना चाहा। तभी पश्चिमी व्यक्ति फिर से आया। उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा, प्रिय महोदय, कृपया मेरी मदद करें। मेंग हुआइनिंग ने पश्चिमी व्यक्ति की ओर कठिन भाव से अपना सिर घुमाया। मुझे खेद है, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। वह झिरन मंद मंद मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसी तरह पश्चिमी व्यक्ति से अंग्रेजी में पूछा, क्षमा करें सर, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पश्चिमी व्यक्ति ने परिचित भाषा सुनी तो उसका मूड अच्छा हो गया। उसने हंसते हुए हे झिरन की ओर दोनों हाथ फैलाए और कहा, ओह अद्भुत, मैं आखिरकार यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो अंग्रेजी जानता है, और यह एक बहुत ही खूबसूरत महिला भी है। जैसे ही वह बोल रहा था, पश्चिमी व्यक्ति हे झिरन को जोर से गले लगाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। यह देखकर मो जियुए ने नाखुश होकर हे झिरन को सामने से रोक दिया और पश्चिमी व्यक्ति की ओर घूरने लगा। भले ही दूसरा पक्ष उसकी बातों को समझ पाया हो या नहीं, उसने गुस्से में कहा, अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष न दे। वह झिरन जानता था कि पश्चिमी लोग अपनी उत्तेजना या कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दूसरों को गले लगाना पसंद करते हैं। इस कार्रवाई को मो जियुए ने निश्चित रूप से गलत समझा था। निस्संदेह पूर्वी संस्कृति में गहराई से रची बसी एक महिला होने के नाते वह अभिव्यक्ति की पश्चिमी शैली को भी स्वीकार नहीं कर सकी। यहां तक मो जियुए के रोकने के बिना भी वह स्वयं पश्चिमी व्यक्ति के आलिंगन से बच जाती। वह जानती थी कि इस पश्चिमी व्यक्ति का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उसने मो जियुए को समझाया, यह उनकी पश्चिमी संस्कृति में शिष्टाचार का एक रूप है और मैं भी उसके साथ सहयोग नहीं करूंगी। मो जियुए के पास ध्यान से विचार करने का समय नहीं था कि वह झिरन विदेशी भाषाओं को क्यों समझता है। वह अब भी पश्चिमी लोगों की ओर गुस्से से घूर रहा था। पश्चिमी व्यक्ति ने अचानक प्रकट हुए अमित्र व्यक्ति को देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गया। प्रिय महोदय, हम पहली बार मिल रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मो जियुए को पता था कि पश्चिमी व्यक्ति उससे बात कर रहा था, लेकिन वह इसे समझ नहीं सका, इसलिए वह हे झिरन से पूछने के लिए मुड़ा। क्या बोल रहा था। वह झिरन मुस्कुराया और उसे सुनाने के लिए पश्चिमी लोगों के शब्दों का अनुवाद किया। मो जियुए का चेहरा ठंडा था और उन्होंने कहा, उन्हें बताएं कि हमारे दाशुन राजवंश की महिलाओं को केवल उनके अपने पति ही गले लगा सकते हैं। उसने झिरन को चुपचाप अपने दिल में हंसाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी में स्वामित्व की इतनी तीव्र भावना होगी। उन्होंने बहुत ही पेशेवर तरीके से पश्चिमी लोगों को सुनाने के लिए मो जियुए के शब्दों का अनुवाद किया और बस उसे अंग्रेजी में समझाया कि दाशुन के लोग अपेक्षाकृत रूढ़िवादी मानसिकता वाले थे। चाहे कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में या अन्यथा, इसे केवल मौखिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हे झिरन के स्पष्टीकरण के बाद चतुर पश्चिमी व्यक्ति को तुरंत दाशुन में शिष्टाचार के बारे में नई समझ प्राप्त हुई। उसने क्षमा मांगते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा और हे झिरन को प्रणाम किया। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें। अंततः किसी ऐसे व्यक्ति का सामना हुआ जिसके साथ वह बातचीत कर सकता था। पश्चिमी व्यक्ति ने माफी मांगने के बाद बिना किसी देरी के उत्सुकता से बात की। प्रिय मिस, क्या मैं आपको कुछ दिनों के लिए अपना अनुवादक बनने के लिए परेशान कर सकता हूं? मैं निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा भुगतान करूंगा। भुगतान हो या ना हो, झिरन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने इस पश्चिमी व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया, किसी और चीज के लिए नहीं। वास्तव में एक पश्चिमी व्यक्ति को जानना उसके क्षेत्र की वस्तुओं को सत्यापित करने में सबसे बड़ी सहायता होगी। कोई बात नहीं, क्या मैं सर का नाम पूछ सकता हूं? उसकी सहमति देखकर पश्चिमी तुरंत खुशी से झूम उठा। मेरा नाम हेनरी है, समुद्र पार से। क्या मैं जान सकता हूं कि इस खूबसूरत महिला का क्या नाम है? उसने झिरन ने विनम्रता से उसका स्वागत किया और उसे अपना नाम बताया। उनके आपसी परिचय के बाद हेनरी ने अधीरतापूर्वक उन कठिनाइयों को सामने लाया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था। मिस हे झिरन, जब मेरा जहाज अभी यून सिटी बंदरगाह के पास लंगर डाला था तो लंगर टूट गया। साथ ही जिस अनुवादक को मैं घर से लाया था, उसकी यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई।
इसलिए मैं यहाँ एक जहाज मरम्मत मास्टर की तलाश करना चाहता था, लेकिन भाषा की बाधा के कारण मैं एक भी ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। क्या आप यहाँ के अधिकारियों से जहाजों की मरम्मत में कुशल मास्टर ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए कह सकती है? वह झिरन केवल एक दुभाषिया के रूप में काम कर सकता था। जहाज की मरम्मत के लिए किसी को ढूंढने के लिए मेंग हुआइनिंग की मदद पर निर्भर रहना होगा। टी झिरन ने मेंग हुआइनिंग के लिए हेनरी के शब्दों का अनुवाद किया। मेंग हुआइनिंग ने विदेशियों को अस्वीकार नहीं किया। आखिर उस समय तक विदेशियों ने इस भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि वह अभी अभी आया था और यू शहर की हर चीज से परिचित नहीं था। इसलिए मेंग हुआइनिंग ने सीधे एक परिचारक को बुलाकर पूछा, क्या यू शहर में कोई जहाज निर्माता है? परिचारक बहुत सम्मानजनक दिखाई दिया। सर, हमारा दक्षिणी यू शहर समुद्र की सीमा पर है। वहां के अधिकांश मछुआरे नावों की मरम्मत करना जानते हैं। मेंग हुआइनिंग ने समझा और हे झिरन से कहा, भाभी यह जानकारी उसे दे सकती है। उन्होंने झिरन ने परिचारक के मूल शब्दों का हेनरी के लिए अनुवाद किया। यह सुनकर हेनरी बहुत खुश हुआ। सुश्री हे झिरन, क्या आप मेरे साथ यात्रा पर जा सकती है? वह झिरन जानता था कि भले ही हेनरी को यह स्पष्ट हो कि जहाज बनाने वालों को कहां ढूंढना है, वह उनके साथ संवाद करने में असमर्थ होगा। उसका साथ जाना नितांत आवश्यक था। हालांकि आज शायद ये संभव नहीं था। लगभग दोपहर हो चुकी थी। आज बाहर आने का उनका उद्देश्य औषधीय सामग्री खरीदना था। पांचवें भाई के बीमार पड़ने से पहले न केवल उन्हें जल्दी वापस लौटना पड़ा, बल्कि उन्हें शायद मेंग हुआइनिंग से यह निर्णय लेने में मदद करने के लिए भी पूछना पड़ा कि रात के लिए कहां रुकना है। केवल अगर मेंग हुआइनिंग ने कदम बढ़ाया तो ही इस मामले को जड़ से सुलझाया जा सका। इसलिए अब उन्हें मेंग हुआइनिंग को अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझानी होगी। झिरन ने माफी मांगते हुए हेनरी की ओर अपना हाथ लहराया। मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को आज कुछ चीजें निपटानी है। मैं कल जब खाली होऊंगा तो आपके साथ मछली पकड़ने वाले गांव में जा सकता हूं। हेनरी कई दिनों से यूं शहर में फंसे हुए थे। अब जब उसे अंततः कोई मिल गया जिसके साथ वह संवाद कर सकता था, तो उसे चिंतित होने पर भी धैर्य रखना होगा। ठीक है, फिर कल। हेनरी के साथ संवाद करने के बाद वह झिरन मेंग हुआइनिंग को पकड़ने के लिए मो जियुए को ले गया। हुआ यूं कि मेंग हुआइनिंग का भी यही इरादा था और उन्होंने जोड़े को काउंटी कार्यालय में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मेंग हुआइनिंग अभी भी यहाँ के वातावरण से परिचित नहीं थी। जब वह पदभार ग्रहण करने के लिए डोंगफेन काउंटी गए तो स्थानीय काउंटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें जानकारी दी और बहुत स्पष्ट रूप से काम सौंप दिया। लेकिन उनके आगमन की खबर यहाँ पहले ही दी जा चुकी थी, तो उन्होंने यहाँ काउंटी मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं देखा? मेंग हुआइनिंग को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने रास्ता दिखाने वाले एक परिचारक को बुलाया और पूछा, तुम्हारा काउंटी मजिस्ट्रेट कहाँ है? जब काउंटी मजिस्ट्रेट चुई का उल्लेख किया गया तो परिचारक ने उसे घेर लिया और चिल्लाने लगा, न जाने क्या कहे। यदि काउंटी मजिस्ट्रेट को उससे पता चला कि काउंटी मजिस्ट्रेट चुई के पोते के साथ क्या हुआ और चुई को पद से नहीं हटाया गया, तो क्या वह अपराधी नहीं बन जाएगा? दूसरी ओर, यदि उसने सच नहीं बताया तो वह काउंटी मजिस्ट्रेट को नाराज कर देगा। परिचारक ने उनमें से किसी को भी अपमानित करने का साहस नहीं किया और वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। यह देखकर मो जियुए ने उसे स्पष्ट करने की पहल की, भाई मेंग, जब हम आज शहर में दाखिल हुए तो हमने आम लोगों को यह बात करते हुए सुना कि काउंटी मजिस्ट्रेट चुई का पोता कल रात घायल हो गया था और अब भी घर पर पड़ा हुआ है और ठीक हो रहा है। ऐसी खबरों ने वास्तव में मेंग हुआइनिंग को बहुत आश्चर्यचकित किया। जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया, उसने उस व्यक्ति को घायल करने वाले काउंटी मजिस्ट्रेट से बहुत नफरत की होगी। मेंग हुआइनिंग को देखकर अभी भी सोच रहा था, मो जियुए भी इधर उधर नहीं जाना चाहता था। यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य चीजों को सुलझाना था। भाई मेंग को नहीं पता कि जब हम कल यून शहर पहुंचे तो काउंटी मजिस्ट्रेट चुई ने हमें धमकाया था। उन्होंने जानबूझकर हमें उस गांव में भेज दिया जहां उनके कबीले के लोग रहते हैं। ऐसे मौसम में हम में से सभी 30 लोगों को पूरी रात बाहर सोकर बितानी पड़ी। भाई मो, चलो अंदर चलकर विस्तार से बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, मेंग हुआइनिंग ने पहले ही जोड़े को अध्ययन में शामिल कर लिया था। परिचारक बहुत व्यवहार कुशल था। जैसे ही कुछ लोग बैठे ही थे कि वह चाय लेकर आया और फिर बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेंग हुआइनिंग ने धीरे से बोलने से पहले चाय का एक घूंट लिया। मैं इसे भाई मो और भाभी से नहीं छिपाऊंगा, लेकिन श्री फी नान्यू की व्यवस्था द्वारा मुझे काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में यू सिटी भेजा गया था। यू शहर कठोर वातावरण वाले सुदूर इलाके में स्थित था। मो जियुए यह नहीं सोच पा रहे थे कि फी नान्यू मेंग हुआइनिंग को यहाँ भेजने की व्यवस्था क्यों करेंगे। ऐसा क्यों? मेंग हुआइनिंग कड़वाहट से मुस्कुराए।
यह और कुछ नहीं बल्कि डोनफेन काउंटी में लाश जलाने की घटना है। एक पल के लिए रुकते हुए मेंग हुआइनिंग ने जारी रखा, मेरी छोटी बहन का पीड़ितों के शवों को जलाने का सुझाव वास्तव में भविष्य की परेशानियों को खत्म करने का एक अच्छा तरीका था। जब प्रिंस क्यूई ने आपदा राहत के लिए लोगों का नेतृत्व किया तो मैंने भी उन्हें यह तर्क बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। प्रिंस क्यूई पहले सहमत हुए और अपने लोगों को मेरे काम में सक्रिय रूप से सहयोग करने का आदेश दिया। हमने पीड़ितों के शवों को जलाने के लिए एक साथ काम किया। बाद में हमने प्लेग के इलाज के लिए दवा बनाने के लिए औषधीय सामग्री खोजने के लिए हर तरह की कोशिश की, और हम कह सकते हैं कि हमने आम लोगों के बीच हताहतों की संख्या को कम कर दिया। जब आपदा राहत कार्य बड़ी सफलता हासिल करने वाला था, तो मुझे नहीं पता कि कौन मेरी पीठ पीछे आम लोगों को भड़का रहा था और कह रहा था कि हमारी लाशों को जलाना नैतिक रूप से अस्वीकार्य है और अदालत को उन परिवारों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस संबंध में प्रिंस क्यूई ने उन कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन आम लोगों को पहले से ही उन लोगों की बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था। वे इस विचार पर अड़े रहे कि जब तक वे इस मुद्दे को दबाते रहेंगे, उन्हें अदालत से मुआवजा अवश्य मिलेगा। यह देखकर प्रिंस क्यूई ने भी अपना मूल इरादा बदल दिया। उनका मानना था कि आम लोगों को स्पष्टीकरण देना जनता की इच्छा थी। वह स्वयं आम लोगों को कोई मुआवजा नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल एक ही काम कर सकता था कि लाशों को जलाने के लिए जिम्मेदार बलि के बकरे को हटाया जाए और उसकी जांच की जाए। इस बलि का बकरा की बात करें तो निस्संदेह यह मैं ही होऊंगा। प्रिंस क्यूई को अपना असली रंग दिखाते हुए देखकर मैंने उनके द्वारा मेरी बर्खास्तगी का प्रस्ताव करने का इंतजार नहीं किया। मैंने सीधे इस्तीफा देने की योजना बनाई। श्री फी ने यह सब देखा। प्रिंस क्यूई ने उस पर बहुत भरोसा किया। श्री फी की सलाह के तहत प्रिंस क्यूई ने मुझे डोनफेन काउंटी से दूर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उस समय मेरे लिए चुनने के लिए 3 सुदूर काउंटी शहर थे। इससे पहले कि मैं कोई विकल्प चुनता, श्री फी ने मुझे ढूंढ लिया और सुझाव दिया कि मैं यूं शहर आऊं। यहां आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको यहां निर्वासित किया गया था और किसी परिचित अधिकारी के लिए आपकी देखभाल करना अधिक सुविधाजनक होगा। भले ही मिस्टर फी ने ऐसा न कहा हो, मैं भी यहां आने वाला था। श्री फी और मैं एक ही विचार के थे। 3 दिन बाद श्री फी की व्यवस्था के तहत मैंने डोनफेन काउंटी छोड़ दिया और जल्दी से यहां आ गया। मेंग हुआइनिंग की बातें सुनने के बाद हे झिरन ने अपने दिल में राजकुमार नान क्यूई को डांटा। किसी राजकुमार की रीढ़ इतनी छोटी कैसे हो सकती है? उन्होंने एक योग्य मंत्री को अपने पक्ष में करने का अवसर गंवा दिया। मो जियुए ने थोड़ा और सोचा। अगर नान क्यूई ने आपको दंडित नहीं किया, तो बाद में राजधानी लौटने से निश्चित रूप से आपदा राहत प्रयास निष्फल हो जाएंगे। मेंग हुआइनिंग कड़वाहट से मुस्कुराए। वास्तव में ऐसी किसी चीज का सामना करने पर मैं भाई मो के प्रति अपनी कड़वाहट भी प्रकट कर सकता हूं। मो जियुए ने भी शोक व्यक्त किया। जो व्यक्ति अपने ही अधिकारियों की शिकायतें तक नहीं सुलझा सका, वह भविष्य में महत्वपूर्ण कार्य कैसे कर पाएगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास की किताबों में दर्ज है कि प्रिंस नान क्यूई का सिंहासन उनसे छीन लिया जाएगा। निस्संदेह नान क्यूई की सभी परेशानियां उसके द्वारा ही लाई गई थी। वह उन पिताओं और भाइयों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने ना क्यूई की ओर से दाशुन राजवंश की वफादारी से सेवा की थी। अपनी कहानी बताने के बाद मेंग हुआइनिंग ने तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित किया और काउंटी मजिस्ट्रेट चुई द्वारा मो जियुए के परिवार को धमकाए जाने के बारे में पूछताछ करना जारी रखा। मो जियुए ने मेंग हुआइनिंग को सुनने के लिए बिना किसी अलंकरण के कल जो कुछ हुआ उसका मूल विवरण दिया। यह सुनकर मेंग हुआइनिंग ने गुस्से से मेज थपथपाए। एक छोटे काउंटी मजिस्ट्रेट की हिम्मत स्वर्ग जितनी बड़ी हो गई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेंग हुआइनिंग खड़ी हो गई और दरवाजे पर चिल्लाई, अंदर आओ। जल्द ही परिचारकों का एक जोड़ा अंदर आया। सर, आपका आदेश। मेंग हुआइनिंग ने अपना हाथ भव्यता से लहराया। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दूंगा। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को तुरंत मुझसे मिलने आओ। आदेश लेने और जाने से पहले अधिकारियों ने एक पल के लिए एक दूसरे को शून्यता से देखा। मेंग हुआइनिंग भी निष्क्रिय नहीं रही। उन्होंने अपने निजी परिचारक मेंगैन को बुलाया। मेंगैन, आप काउंटी सरकारी भवन के प्रवेश द्वार पर जाओ और यह बात फैलाओ कि मैं आज डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने के लिए अदालत का आयोजन करूंगा। उन लोगों को बताएं जिन्होंने अन्याय सहा है लेकिन जिनके पास अपील करने के लिए कहीं नहीं है, वे आएं और देखें। मैं आज उनके लिए न्याय करूंगा। एक अनुभवी काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में मेंग हुआइनिंग को यह निश्चित होने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई ने मो परिवार के साथ ऐसा किया। इससे पता चलता है कि वह किस तरह का व्यक्ति था।
उन्होंने अपने दैनिक कर्तव्यों में शायद ही कभी आम लोगों का शोषण और उत्पीड़न किया होगा। वह आज पदभार ग्रहण करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे ही थे और तुरंत भ्रष्ट अधिकारी डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर निशाना साधा। मेंग एन ने जवाब दिया और इसकी देखभाल करने के लिए भाग गई। मेंग हुआइनिंग ने मो जियुए और उसकी पत्नी की ओर देखा। बड़े भाई मो और भाभी, आप मेरे साथ कोर्ट हॉल में क्यों नहीं आते? ठीक है, मो जियुए ने मेंग हुआइनिंग के पीछे चलने के लिए हे झिरन को अपने साथ खींचते हुए कहा। काफी देर तक कोर्ट हॉल में बैठे रहने के बाद जब किसी आम आदमी ने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर उसके कुकर्मों का आरोप लगाने नहीं आए तो मेंग एन दौड़ती हुई वापस आई। सर, मैं आपके इरादे पहले ही उन आम लोगों तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन मेंग हुआइनिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या पर? मैं बता सकता हूं कि जब उन आम लोगों ने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई का नाम सुना तो उन्होंने नफरत से अपने दांत पीस लिए। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनके लिए न्याय कर सकते हैं, श्रीमान। मेंग हुआइनिंग खड़ी हुई और कोर्ट हॉल के बाहरी हिस्से की ओर चली गई। मैं उन आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। कोर्ट हॉल सीधे काउंटी सरकारी भवन के प्रवेश द्वार के सामने था। मेंग हुआइनिंग सीधे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। इस समय प्रवेश द्वार पर उससे भी अधिक आम लोग एकत्र थे जब उन्होंने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया था। इसके अलावा कई आम लोगों की अभिव्यक्तियां बहुत जटिल थी। मेंग हुआइनिंग समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में आम लोगों को संबोधित किया, मैं आज ही यू शहर पहुंचा हूं और पहले ही डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के भ्रष्टाचार के बारे में कई अफवाहें सुन चुका हूं। आज मैं सार्वजनिक रूप से आप सभी के सामने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर मुकदमा चलाऊंगा। यदि आप में से किसी ने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई से उत्पीड़न सहा है तो आगे बढ़ें और मुझे बताएं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि एक दूसरे को सहारा देते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके पास आए। बूढ़े जोड़े ने मेंग हुआइनिंग के सामने घुटने टेक दिए। सर, क्या आप सचमुच हम आम लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं? अपने गुरु को प्रश्न करते देख मेंग एन ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मजिस्ट्रेट मेंग प्रसिद्ध रूप से ईमानदार है। स्वाभाविक रूप से वह आम लोगों के लिए खड़े होंगे। यह सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति ने मेंग हुआइनिंग को 3 बार फिर प्रणाम किया। मेंग हुआइनिंग उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बुजुर्गों, ऐसे शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ें और मुझे अपनी शिकायत बताएं। उसकी बातें सुनकर बुढ़िया तुरंत जोर जोर से रोने लगी। दयालु स्वर्ग, कृपया मेरी दयनीय बेटी के लिए खड़े हों। अपनी पत्नी को इतनी जोर से रोते हुए देखकर कि वह स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पा रही थी, बूढ़े व्यक्ति को चिंता हुई कि मजिस्ट्रेट अधीर हो जाएगा। वह जल्दी से पहले बोला, सर, 3 साल पहले जब मेरी 16 वर्षीय बेटी अंडे बेचने के लिए बाजार गई थी तो उसकी नजर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर पड़ी। वह उसे जबरन रखैल बनाने के लिए अपने आवास पर वापस ले गया। हमारा परिवार गरीब है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की किसी और की रखैल बने। जब हमने सुना, मैं और मेरे 2 बेटे उसे वापस मांगने के लिए कुई निवास पर गए। कुई परिवार के नौकरों ने मेरे 2 बेटों को बेरहमी से पीटने से पहले हमारी बात सुनने की जहमत नहीं उठाए। अब उनमें से एक अभी भी बिस्तर पर लकवाग्रस्त है, जबकि दूसरा लंगड़ा कर चलता है। मेरी दयनीय बेटी डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसी दिन उसने कुई आवास के अंदर फांसी लगा ली। सर, मेरा परिवार इस तरह बिखर गया, इसके लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को धन्यवाद, फिर भी हमारे पास अपील करने के लिए कहीं नहीं था। हम इस अन्याय को केवल 3 वर्षों तक ही झेल सके। कृपया मेरे परिवार के लिए खड़े हों सर। जैसे ही बुजुर्ग दंपत्ति ने बात की, उनके शब्द बेकाबू सिसकियों में बदल गए। आसपास के आम लोग भी इस परिवार के साथ जो हुआ उसके प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए लगातार अपनी आंखों से आंसू पोंछते रहे। जोड़े की कहानी सुनने के बाद मेंग हुआइनिंग के चेहरे पर नीली नसें उभर आईं और उसने प्रवेश द्वार के पास लगे खंभे पर जोर से अपनी मुट्ठी मार दी। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई, आप कितने अच्छे अधिकारी हैं। देखते हैं मैं आज आपके साथ कैसा व्यवहार करता हूं। मेंग हुआइनिंग की प्रतिक्रिया देखकर आम लोग अब आश्वस्त हो सकते हैं कि यह नया आया मजिस्ट्रेट वास्तव में लोगों के लिए न्याय की सेवा करना चाहता है। इस प्रकार अधिक लोग एक के बाद एक अपने अनुभव बताने के लिए आगे बढ़े। ऐसे कुछ और मामले थे जहां डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई उनकी बेटियों को जबरन रखैल बनाने के लिए घर ले गए थे। उनके भ्रष्टाचार से कुछ लोगों की पारिवारिक संपत्ति का शोषण हुआ। आमतौर पर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई ने दूसरों से रिश्वत ली थी, जिससे आम लोग अपनी शिकायतों के खिलाफ अपील करने में असमर्थ हो गए थे। कुछ ही समय में काउंटी सरकारी भवन का प्रवेश द्वार डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर आरोप लगाते हुए घुटने टेकने वाले आम लोगों से भर गया। मेंग हुआइनिंग ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक आकस्मिक कॉल से इतने सारे अन्याय का रोना सामने आ जाएगा। और यह काउंटी भवन के प्रवेश द्वार पर एक क्षणिक अपील मात्र थी।
यदि उन्होंने इसे अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया तो कौन जानता है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई पर आरोप लगाने के लिए और कितने लोग आएंगे। मेंग हुआइनिंग ने मेंग एन की ओर हाथ हिलाया। मेंग एन, पहले इन लोगों को अंदर ले जाओ और उनकी शिकायतों और पते को स्पष्ट रूप से दर्ज करो। इतने सारे मामलों के साथ सबूत इकट्ठा करने और सुनवाई करने में निश्चित रूप से थोड़े समय से अधिक समय लगेगा। मेंग हुआइनिंग ने अगले कुछ दिनों में डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई मामले को संभालने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। वो इनाम लोगों को मामले की श्रेणियों के आधार पर बैचों में अदालत में पेश होने के लिए बुलाएगा। निस्संदेह यून शहर के आम लोगों के लिए अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उनका परीक्षण भी खुले तौर पर आयोजित किया जाएगा। इस समय जिन लोगों को उसने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को आमंत्रित करने के लिए भेजा था, वे अभी भी वापस नहीं आए थे। मेंग हुआइनिंग पहले आम लोगों के आरोपों की विस्तृत गवाही देखना चाहती थी। वह अभी मुड़ा ही था कि भीड़ के बाहर से एक महिला के रोने की आवाज आई। मजिस्ट्रेट, किसी ने आज दिनदहाड़े मेरे कुई निवास से खुलेआम चोरी की, यहाँ तक कि मेरे परिवार की महिला सदस्यों को भी घायल कर दिया। कृपया मेरे लिए न्याय प्रदान करें। मो जियुए और हे झिरन प्रवेश द्वार के ठीक अंदर खड़े थे। यह आवाज सुनकर वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की पत्नी लियू थी। लियू दो नौकरानियों के साथ दर्शकों की भीड़ में से आई। वह मेंग हुआइनिंग के पैरों पर गिर पड़ी और उनके सामने घुटने टेक दिए। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, लियू ने अपनी आंखों से अपने पीछे काम करने वाली लड़कियों को इशारा किया। लड़कियां तुरंत अपने घुटनों के बल मेंग हुआइनिंग के पास गईं और उसे रुमाल में लिपटा एक पैकेज दिया और धीरे से कहा, सर, यह मेरी मालकिन की ओर से प्रशंसा का प्रतीक है। कृपया इसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। मेंग हुआइनिंग मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। तुम कौन हो जो खुलेआम मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हो? उनकी आवाज छोटी नहीं थी। आसपास के आम लोग बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। सभी आम लोग जानते थे कि नए आए मजिस्ट्रेट डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को दंडित करना चाहते थे। इस प्रकार वे अब लियू से पहले की तरह नहीं डरते थे। भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, सर, वह डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की पत्नी है। वास्तव में, जब मेंग हुआइनिंग ने पहले लियू को अन्याय के बारे में रोते हुए सुना था, तो उसने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। उसने सिर्फ अज्ञानता का नाटक किया था। ओह, आप डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की पत्नी है। लियू ने सोचा कि मेंग हुआइनिंग की मुस्कान कुई परिवार की मित्रता को दर्शाती है। तुरंत हिम्मत करके उसने कहा, हाँ सर, मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की पत्नी हूँ। इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो जाती, मेंग हुआइनिंग ने ठंडी हंसी छोड़ दी। रक्षकों, इस औरत को बांध दो। जल्द ही कई अधिकारी इमारत के अंदर से बाहर भाग गए। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने लियू को बांध दिया। मेंग हुआइनिंग के अचानक कदम ने लियू को कुछ हद तक हैरान कर दिया। सर, मैं यहाँ अन्याय की पैरवी करने आया हूँ। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेंग हुआइनिंग का चेहरा ठंडा था और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक धोखेबाज महिला ने मेरे जैसे अधिकारी को खुलेआम रिश्वत देने की हिम्मत कैसे की? उस पर किस अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए? लियू तुरंत अवाक रह गया। आमतौर पर जब लोग किसी चीज के लिए मदद मांगने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के घर आते थे, तो ऐसा ही किया जाता था। इसके अलावा, जब तक उपहार पर्याप्त मूल्यवान थे, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। जब उसने इसे नए काउंटी मजिस्ट्रेट पर आजमाया तो यह कैसे काम नहीं कर सका। न केवल यह काम नहीं किया, बल्कि उन पर वास्तव में एक अधिकारी को सार्वजनिक रूप से रिश्वत देने के अपराध का आरोप लगाया गया था। पारिवारिक खजाना पहले ही चोरी हो चुका था और उसने अपनी कलाई से जो जेड कंगन निकाला था, वह एक उपहार के रूप में था। उसने कई साल पहले इस जेड ब्रेसलेट को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। यदि वह काउंटी मजिस्ट्रेट पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती, तो वह इसे देने में अनिच्छुक होती। अब दूसरे के हाथ में कंगन होने पर उसे दोषी ठहराया जाना था। लियू को बेहद अन्याय महसूस हुआ। सर, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ है। लियू की अन्याय की चीखें सुनकर यमन धावकों ने तुरंत अपनी हरकतें आसान कर दी और मेंग हुआइनिंग की ओर देखा, उसके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेंग हुआइनिंग ने लियू की ओर देखा भी नहीं। उसने यमीन धावकों की ओर अपना हाथ लहराया। उसे अंदर ले जाओ। हालांकि यमीन धावक लंबे समय से डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के साथ थे और उन्होंने उनके लिए कुछ संदिग्ध काम किए थे, वे भी अब स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। काउंटी मजिस्ट्रेट अब यूनिचेंग में सबसे बड़ा अधिकारी था और यह निस्संदेह स्पष्ट था कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्हें पहले ही क्षण में अपना रुख स्पष्ट करना होगा। इसलिए मेंग हुआइनिंग के आदेश पर यमन धावकों ने लियू को यमन के अंदर धकेल दिया।
यह देखकर कई नौकरानियां भागने के लिए मुड़ी, लेकिन आम लोगों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने झिरन ने देखा कि मेंग हुआइनिंग के पीछे कोई निष्क्रिय यमन धावक नहीं थे। उसने 2 नौकरानियों को उनके कॉलर से पकड़ने की पहल की और उन्हें यमन में फेंक दिया। मेंग हुआइनिंग भी निष्क्रिय नहीं थी। उसने सबके देखने के लिए जेट कंगन उठाया जो नौकरानी ने पहले उसके हाथ में भर दिया था। हर कोई अच्छी तरह देख ले, यह जेट कंगन है जिसे लियू ने अपने नौकर को चुपचाप मेरे पास बुलाया था। यह उसके मुझे रिश्वत देने के प्रयास का सबूत है। इस कदम को आम लोगों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। स्वर्ग की आंखें होती हैं। आखिरकार स्वर्ग से एक भव्य मजिस्ट्रेट को हमारे यूनचेंग में भेजा गया है। यूनचेंग के आम लोगों का भाग्य अच्छा होगा। भविष्य में जब हम अन्याय सहेंगे तो हम महान मजिस्ट्रेट से न्याय मांगेंगे। quote. मेंग हुआइनिंग को कार्यालय में अपने पहले दिन आम लोगों की पहचान पाकर खुशी हुई। उसने आम लोगों की ओर अपना हाथ लहराया जबकि यमीन धावक भी बाहर आकर उन्हें यमीन के सामने जोर से न चिल्लाने का संकेत देने लगे। मेंग हुआइनिंग ने आसमान की ओर देखा। जिस यमन धावक को उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को आमंत्रित करने के लिए भेजा था वह लगभग 1 घंटे के लिए चला गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। इसके बजाय उसकी पत्नी अन्याय की गुहार लगाने आई थी। इससे अनिवार्य रूप से मेंग हुआइनिंग को संदेह हुआ कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई का इरादा कुछ गंदी चालें चलाने का है। जैसे ही वह इस पर विचार कर रहा था, डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को कई नौकरों द्वारा एक स्ट्रेचर पर यमन के सामने ले जाया गया। इस बिंदु पर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को अभी भी ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। मेंग हुआइनिंग को देखकर वह उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन करना नहीं भूले। काउंटी मजिस्ट्रेट, आप आज ही यूनचेंग पहुंचे हैं जबकि मेरे शरीर पर चोट है और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें, सर। मेंग हुआइनिंग ने डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा। उसने देखा कि कुई का शरीर ब्रोकेड रजाई में कसकर लपेटा हुआ था और केवल उसका सिर उससे बात करने के लिए बाहर निकला हुआ था। हालांकि उसका लहजा कृतघ्नतापूर्ण था, लेकिन उसकी आंखों में क्षणभंगुर अवमानना मेंग हुआइनिंग ने पकड़ लिया। मेंग हुआइनिंग ने मन ही मन उपहास किया, मौत के करीब होने पर भी अभी भी इतनी अहंकारी। उसने सीधा चेहरा रखा और यमीन धावकों को आदेश दिया, उसे सार्वजनिक हॉल में ले जाओ। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को एहसास हुआ कि उनके बूट चाटने के प्रयास व्यर्थ थे। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सर, मेरे चाचा किंग जोऊ के प्रीफेक्ट हैं। अंतिम उपाय के रूप में डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को अपना तुरुप का पत्ता खेलना पड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि इसका उल्लेख करने से मेंग हुआइनिंग अपना रवैया बदल देगी। किंग जोऊ का प्रीफेक्ट। मेंग हुआइनिंग इस भूमिका से अपरिचित नहीं थी। यूनचेंग में अपना पद संभालने के लिए जाते समय वह किंगजोऊ से गुजरे जहां कुछ ऐसा हुआ जिसे वह नहीं भूले। प्रीफेक्ट लियू ने किसी को नाराज कर दिया, उसकी रिश्वत स्वीकार करने की सूचना राजधानी को दी गई और उसका आधिकारिक पद पहले ही रद्द कर दिया गया था। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के तरीके को देखते हुए शायद उन्हें अभी तक खबर नहीं मिली थी। इसके अलावा मेंग हुआइनिंग के मन में इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए भी कि प्रीफेक्ट लियू को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था, भले ही वह अभी भी पद पर थे, वह निश्चित रूप से डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई जैसे अधिकारी को कड़ी सजा देंगे। एक स्थानीय अधिकारी के रूप में लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने में असमर्थता का मतलब था कि वह इस पद के लिए अयोग्य था। इस समय डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को देखकर मेंग हुआइनिंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी जोकर को मंच पर बेतहाशा उछलते हुए देख रहे हों। वह खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका और उसने बिना जल्दबाजी के कहा, आज कार्यालय में अपने पहले दिन मुझे आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई ने सोचा कि मेंग हुआइनिंग अपने चाचा का उल्लेख करने के बाद भयभीत थी और उसे खुश करना चाहती थी। सर, क्या खुशखबरी है? जल्दी बताओ। मेंग हुआइनिंग ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसने अपना हाथ उठाया और जबरदस्ती कुई के स्ट्रेचर को पलट दिया। तुम्हारे जैसे कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे एक अधिकारी के सामने न झुके और यहां तक कि मेरे सामने अहंकार से झूठ भी न बोले? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने वरिष्ठ का अनादर करने के अपराध में इसी क्षण दोषी ठहराऊंगा? जब डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई प्रसन्नतापूर्वक अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रहे थे, तभी पलक झपकते ही उन्हें स्ट्रेचर से उतार दिया गया। दुर्भाग्यवश वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसके शरीर का घायल हिस्सा भी जमीन से गहराई से टकराया। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल के बाद वह अंततः दर्द से कराह उठा। आह, मैं मर रहा हूं। मेंग हुआइनिंग गुस्से से आगे बढ़ी और उसे एक लात मारी। मुझसे पहले तुम्हें खुद को इस अधिकारी के रूप में संबोधित करने की हिम्मत किसने दी?
फिर वह करीब आया और डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई से फुसफुसाया, इस अधिकारी के पास आपके लिए अच्छी खबर यह है कि कल किंग जो के रास्ते में मैंने देखा कि प्रीफेक्ट लियू को अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में कार्यालय से बर्खास्त कर दिया था। यह सुनकर डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई सदमे में आ गए। वह देखभाल करने के लिए बहुत अधिक दर्द में था। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक घबराहटपूर्ण हो गई। आपने क्या कहा? यह असंभव है। मेरे चाचा को संभवतः बर्खास्त नहीं किया जा सकता। आप मुझसे झूठ बोल रहे होंगे। मेंग हुआइनिंग समझाने में बहुत आलसी थी। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिए और बड़े कदमों से यमीन हॉल में चला गया। किसी को भी उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है। एक अगरबत्ती के समय में यहां तक रेंगते हुए भी उसे मुझे देखने के लिए हॉल में आना होगा, अन्यथा उसे सजा के रूप में छड़ी मिलेगी। यमीन धावक पूरी तरह से इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि हवा किस दिशा में बह रही है। फिर भी डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई की मदद कौन करेगा? जैसे ही मेंग हुआइनिंग वहां से निकली, तभी कुछ यमीन धावक उसे जल्दी से अपने साथ ले जाने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के पास पहुंच गए। यहां तक अगर वह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा तो उसे रॉड से मारने की धमकी भी दी। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई ने ऐसे दृश्य कई बार देखे हैं। वह अब काउंटी मजिस्ट्रेट को परेशान करना जारी रखने से बेहतर जानते थे। असहनीय दर्द में उनके पास भव्य हॉल में रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई रेंगते हुए हॉल में पहुंचे, उन्होंने मो जियुए और उनकी पत्नी को एक तरफ बैठे देखा। बिना सोचे ही यह स्पष्ट था कि इन दोनों का नए काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, अन्यथा इस अदालत कक्ष में कोई भी नहीं बैठ सकता था। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई, यह जानकर कि उसने कल लोहे की प्लेट को लात मार दी थी। अब ऐसा लग रहा था कि काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का मुख्य कारण इन दो लोगों के प्रति अपना गुस्सा निकालना था। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई का मानना कि उन्हें इस बात का मूल पता चल गया है कि काउंटी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। ऐसा लग रहा था कि यदि वह मौजूदा संकट को हल करना चाहते हैं, तो केवल इन दो लोगों को खुश कर सकते हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई को मो जियुए और हे झिरान के सामने रेंगने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और उनके चेहरे पर रोने से भी अधिक बदसूरत मुस्कान आ गई। आप दोनों, कल इस अधिकारी की लापरवाही के कारण मुझे आपको गलत स्थान पर नियुक्त करना पड़ा। यह अधिकारी तुरंत किसी को आदेश देगा कि आप एक बेहतर गांव में जाने में मदद करें। मो जियुए ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, हे। तो यह इस पर निर्भर करता है कि क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के पास अभी भी हमारे लिए एक गांव को फिर से व्यवस्थित करने का अधिकार है या नहीं। आप इससे पहले कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई अपनी बात पूरी कर पाते, मेंग हुआइनिंग ने कोर्ट ब्लॉक को मेज पर पटक दिया। कितना साहसी, कुई वेन। इस अधिकारी की अनुमति के बिना आपको अदालत कक्ष में स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति किसने दी? कुई वेन पहले से ही मो जियुए ने जो कहा था उससे सावधान थे, और काउंटी मजिस्ट्रेट के रवैये को देखकर वह अब पूरी तरह से अवगत थे कि वर्तमान स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल थी। उनके शरीर का निचला हिस्सा घायल हो गया था और जरा सी भी हरकत से असहनीय दर्द होता था। जब वह पहले काउंटी सरकार के बाहर से रेंग कर अंदर आया, तो कुई वेन पहले से ही दर्द के कारण पसीने से लथपथ था। फिर भी उसने दर्द सहा और मेंग हुआइनिंग की दिशा में घुटने टेक दिए। काउंटी मजिस्ट्रेट, यह अधीनस्थ कई वर्षों से यू शहर के लोगों की लगन से सेवा कर रहा है। भले ही मेरे पास योग्यता नहीं है, कम से कम मेरे पास कड़ी मेहनत है। मैं आपसे दया दिखाने की विनती करता हूं। बोलते समय कुई वेन ने सबके सामने आंसू बहाए। यदि वे बेहतर नहीं जानते, तो वे सोचते कि उनके साथ भयानक अन्याय हुआ है। मेंग हुआइनिंग ने इस तरह का दृश्य पहले भी कई बार देखा था और उसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। उसने कोर्ट ब्लॉक को फिर से जोर से पटक दिया। कुई वेन, आपने अपने पद का फायदा उठाकर पुरुषों पर अत्याचार किया और महिलाओं को लालच देकर यू शहर में घृणित अपराध किया है। क्या आप अपने अपराधों से अवगत हैं? कुई वेन ने आंखों में आंसू भरकर देखा, हे प्रभु, इस अधीनस्थ को फंसाया गया है। मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया है, कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझें। मेंग हुआइनिंग को पता था कि अगर कुई वेन जैसे व्यक्ति अपनी बेगुनाही पर जोर देते रहे तो उन्हें कठिन समय देना बेकार होगा। उसने कोर्ट हॉल के दोनों ओर यमीन धावकों की ओर देखा और आदेश दिया, आओ, कुई वेन को बाहर खींचो और उसे 20 भारी मारो। माय लॉर्ड, इस अधीनस्थ को फंसाया गया है। माय लॉर्ड। यह सुनकर कि उसे 20 भारी मार पड़ेगी, कुई वेन पहले से ही इतना भयभीत था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। यमन धावकों ने आगे आने और कुई वेन को कोर्ट हॉल से बाहर खींचने में संकोच नहीं किया। कुई वेन अभी भी दया की भीख मांग रही थी, महाराज, यह अधीनस्थ घायल है और उसे पीटा नहीं जा सकता। यदि यह अतीत में होता, तो यमीन धावक एक पल के लिए झिझकते थे जब कोई कैदी काउंटी मजिस्ट्रेट के इरादे को देखकर दया की गुहार लगाता था।
लेकिन आज वे निश्चिंत हो सकते थे कि नया काउंटी मजिस्ट्रेट यून सिटी काउंटी मजिस्ट्रेट को चाहे कुछ भी हो, दंडित करने के लिए कृतसंकल्प था, इसलिए राहत पाने का कोई मौका नहीं था। इसलिए यमीन धावकों का रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे सीधे उस व्यक्ति को बाहर सार्वजनिक चौराहे पर खींच ले गए और वहां मौजूद सभी आम लोगों के सामने क्वी वेन को बेरहमी से 20 बार पीटा। तख्ते उसकी त्वचा और मांस पर जोर से गिरे और चीखें अंतहीन थी। कोर्ट हॉल के अंदर मेंग हुआइनिंग भी बेकार नहीं बैठी। उन्होंने कई आम लोगों को, जिन्होंने पहले क्वी वेन पर आरोप लगाया था, अंदर आने और हॉल के एक तरफ घुटने टेकने का आदेश दिया। आम लोगों ने एक एक करके घुटने टेक दिए। पस्त क्वी वेन, जो अब मिट्टी की तरह दिख रही थी, को यमन धावकों ने वापस खींच लिया और बीच में जोर से फेंक दिया। मेंग हुआइनिंग ने कोर्ट ब्लॉक को फिर से पटक दिया। क्वी वेन, क्या आप स्वयं कबूल करेंगे या मैं इनमें से प्रत्येक आम आदमी से एक एक करके अपनी शिकायतें बताऊंगा? अभी क्वी वेन ने देखा कि कई आम लोग कोर्ट हॉल में उपस्थित हुए थे। जब उसने गौर से देखा तो ऐसा लगा कि उसे इन लोगों के बारे में कुछ आभास हो गया है। वहां वह था जिसकी बेटी को उसने पकड़ लिया था। वहां वह भी था जिसकी दुकान पर उसने कब्जा कर रखा था। और वहां था। क्वी वेन अवाक रह गई। ये लोग उस पर गुस्सा दिखाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अब जब नया काउंटी मजिस्ट्रेट आ गया था, तो वे उस पर आरोप लगाने के लिए उत्सुकता से दौड़ पड़े। यह सोचते हुए क्वी वेन की नजर उन आम लोगों की ओर तुरंत बेहद भयावह हो गई। यह मानो उन्हें धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने बकवास करने की हिम्मत की, तो वह किसी दिन उनसे हिसाब बराबर कर लेगा। आम लोग मूल रूप से क्वी वेन से काफी डरते थे। हालांकि आज काउंटी मजिस्ट्रेट उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति देखी, तो वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। क्वी वेन ने मेंग हुआइनिंग की ओर पीट करके आम लोगों को घूर कर देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि क्वी वेन का छोटा सा इशारा मो जियुए की नजरों से बच नहीं पाया। क्वी वेन, उन आम लोगों को घूरने से आपका क्या मतलब है? यह सुनकर मेंग हुआइनिंग ने कोर्ट ब्लॉक को फिर से जोर से पटक दिया। क्वी वेन, इस आधिकारिक उपहार के साथ आप अभी भी आम लोगों को धमकी देने का साहस कर रहे हैं। इस तेज आवाज ने क्वी वेन को इतना डरा दिया कि उसका शरीर कांप उठा। उसने मेंग हुआइनिंग को मात देने के लिए अपने शरीर को हिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके निचले शरीर में चोट लगी थी और 20 भारी पिटाई से उसकी पीठ क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब वह एक उच्च पक्षाघात रोगी से अलग नहीं था। फिर भी क्वी वेन ने मेंग हुआइनिंग की ओर जमीन पर झुकने के लिए बहुत प्रयास किया। माय लॉर्ड, इस अधीनस्थ को फंसाया गया है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं उन आम लोगों को कैसे धमकी दे सकता हूं? हम्फ। चमकदार जीभ, यह अधिकारी आपसे फिर से पूछेगा। क्या आप स्वयं कबूल करेंगे या मुझे इन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आम लोगों को अपना मामला बताने देना चाहिए? आखिरकार क्वी वेन अभी भी एक काउंटी मजिस्ट्रेट थे। वो इस तरह की मुकदमे की कार्यवाही के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यदि उसने कबूल कर लिया, तो इससे आरोप सिद्ध हो जाएंगे और बाद में अपना कबूलनामा दोहराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और फैसला किया कि वह कबूल नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, यह अधीनस्थ पूरे दिल से लोगों की सेवा करता है और उसके पास कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेंग हुआइनिंग ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। नौबत यहां तक पहुंची है, फिर भी तुम अब भी मरने की जिद कर रहे हो। यह अधिकारी आपको दिखाएगा कि किसकी बात अधिक महत्व रखती है, आपकी या मेरी। उन्होंने घुटने टेके आम लोगों की ओर देखा। जिसने एक बार तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, क्वी वेन, वह यहाँ है। अपनी शिकायतें बताएं और यह अधिकारी आपके लिए न्याय करेगा। कुछ आम लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्वी वेन के बुरे कामों के बारे में बताने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रारंभ में क्वी वेन आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन मेंग हुआनिंग ने किसी को अपना मुंह बंद करने का आदेश दिया। जब आम लोगों का पहला समूह अपनी शिकायतें बता चुका, तो दूसरा समूह गवाही देने के लिए आया। आसपास के आम लोग जो देख रहे थे, क्वी वेन को विक्षिप्त होने के लिए कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वे सभी की बातें सुन रहे थे। कुछ लोग अदालत से निकलने के बाद पागल, विश्वासघाती कुत्ते को भगाने के लिए सड़ी हुई सब्जियों की पत्तियां और बदबूदार अंडे लाने के लिए घर भी भाग गए थे। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मेंगन लेखन ब्रश को लगातार पकड़ने में सक्षम नहीं हो गई। तब तक मेंग हुआइनिंग ने आम लोगों की शिकायतों को सुनना बंद करने का आदेश नहीं दिया। हालांकि अभी भी कई अनकही शिकायतें थीं, बस यही क्वी वेन के लिए 100 बार मरने के लिए पर्याप्त थी। मेंग हुआइनिंग ने सार्वजनिक रूप से यून सिटी काउंटी मजिस्ट्रेट के पद से क्वी वेन को हटाने की घोषणा की। उसके साथ कैसे निपटा जाएगा, यह सभी मामलों की पूरी सुनवाई के बाद तय किया जाएगा। निस्संदेह उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ गए कि क्वी वेन के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है।
उसने जो चीजें की, कम से कम लिंगची की गारंटी थी। यह समाचार आम लोगों के लिए बहुत सुखद था। काउंटी सरकारी कार्यालय के बाहर आम लोगों ने निष्पक्ष काउंटी प्रीफेक्ट लंबे समय तक जीवित रहें के जयकारे लगाए। उसी समय मेंग हुआइनिंग ने भी कुई निवास को सील करने के लिए लोगों को भेजा। कुई वेन और उनकी पत्नी लियू को पूछताछ और सजा का इंतजार करने के लिए अस्थायी रूप से काउंटी जेल में कैद किया गया था। काउंटी मजिस्ट्रेट कुई का आज का मुकदमा अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है। मेंग हुआइनिंग एक बार फिर मो जियुए और हे झिरन के साथ अध्ययन में लौट आईं। भाई मो, भाभी, क्या मैं अब आपके लिए एक नए निवास की व्यवस्था करूं? मो जियुए और हे झिरन को पता था कि मेंग हुआइनिंग उनके रहने के माहौल को और अधिक आरामदायक बनाना चाहती थी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि यह कोई परिवार के जानबूझकर उत्पीड़न के लिए नहीं होता, तो हे झिरन को लगता कि शिलिंग गांव बुरा नहीं था। जब वे पहली बार गांव में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि गांव के सबसे उत्तरी हिस्से में एक बहुत चौड़ी नदी थी, जिसका मतलब था कि यहां पानी की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं थी। वहां इतनी विशाल कृषि भूमि भी थी, संभवतः इसलिए क्योंकि शिलिंग गांव में बड़ी आबादी नहीं थी और अधिकांश भूमि स्पष्ट रूप से अप्रयुक्त छोड़ दी गई थी। इतनी अधिक अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध होने से वे कृषि भूमि खरीदने में सक्षम न होने की चिंता किए बिना भविष्य में भी इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। शीलिन गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और परिवार में उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले कई लोग थे। भविष्य में कोई खेल खाना बहुत सुविधाजनक होगा। इसके अलावा वह एक असाधारण फलों का बगीचा बनाने के लिए अपने स्थान में बीजों का लाभ भी उठाना चाहती थी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए शीलिन गांव उनके रहने के लिए बहुत उपयुक्त जगह थी। अब जब मेंग हुआइनिंग काउंटी प्रीफेक्ट के रूप में यू सिटी में आए हैं, तो उन्होंने पहले ही दिन काउंटी मजिस्ट्रेट कुई से निपट लिया है। कुई परिवार को पता होना चाहिए कि उनका समर्थक गिर गया है, इसलिए उन्हें भी कम प्रोफाइल रखनी होगी। मो जियुए को शीलिन गांव पसंद आया क्योंकि यह पहाड़ों और पानी वाले सुदूर स्थान पर स्थित था। जब तक वे अगले वसंत में वहां एक अच्छा घर बनाते हैं, तब तक परिवार के लिए वहां सांसारिक मामलों से दूर एक लापरवाह जीवन जीना बहुत अच्छा होगा। जोड़े द्वारा एक दूसरे के साथ अपने विचारों पर चर्चा करने के बाद मो जियुए ने मेंग हुआइनिंग को जवाब देने के लिए बात की। भाई मेंग, मेरी पत्नी और मैं दोनों महसूस करते हैं कि शीलिन गांव अच्छा है, इसलिए निवास को पुनर्व्यवस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ विनम्र होने की कोशिश किए बिना उसके ईमानदार रवैये को देखकर मेंग हुआइनिंग खड़ी हुई और बोली, चूंकि यह मामला है, मैं भाई मो और भाभी के साथ जाकर देखूंगा कि वहां का माहौल कैसा है। वास्तव में मो जियुए और हे झिरन दोनों जानते थे कि मेंग हुआइनिंग उनके साथ सिर्फ शीलिन गांव को देखने के लिए नहीं थी। वह अपने रिश्तेदारों के लिए प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद करना चाहता था और उन ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता था कि वे काउंटी प्रीफेक्ट से निकटता से संबंधित थे। इसलिए यदि कोई भविष्य में चीजों को कठिन बनाना या उन्हें निचोड़ना चाहता है, तो उसे 2 बार सोचना होगा। इस पर उन दोनों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वे गांव वालों के उत्पात मचाने से नहीं डरते थे, फिर भी आरामदायक जीवन किसे नापसंद होगा। मो जियुए अपनी मुट्ठी के साथ खड़ा हुआ और बोला, तब हमें भाई मेंग को परेशान करना होगा। मेंग हुआइनिंग ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने मो जियुए और हे झिरन को अध्ययन से बाहर कर दिया। बड़ा दृश्य बनाने के लिए उन्होंने दिखावटी तौर पर एक लंबे घोड़े की सवारी भी की और अपने साथ 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी लाया। जैसे ही समूह काउंटी सरकारी कार्यालय के सामने के दरवाजे से बाहर निकला, हेनरी उसकी ओर भागा। सुश्री हे झिरन, हमने अभी तक कल मिलने का समय और स्थान निर्धारित नहीं किया है। जब हे झिरन ने यह सुना, तो उसने अपना माथा पीट लिया। उसने वास्तव में इसके लिए खुद को दोषी ठहराया। वह अभी मेंग हुआइनिंग से मिलने की जल्दी में थी और इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। वह मुस्कुराई और हेनरी को अंग्रेजी में उत्तर दिया, मिस्टर हेनरी, क्या हम कल सुबह लगभग 10 बजे काउंटी सरकारी कार्यालय के सामने वाले दरवाजे पर मिलेंगे? विदेशी का सामना करते हुए उन्होंने झिरन ने शिचेंस में समय का उल्लेख नहीं किया। उसने बस हेनरी की छाती पर एक पॉकेट घड़ी की चेन देखी, ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि हेनरी घड़ियों और घड़ियों से समय बताता है। हेनरी ने बार बार सिर हिलाया, अच्छा है, फिर यह तय हो गया। कल सुबह 10 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है। यह एक वादा है। हेनरी को जाते हुए देखने के बाद मेंग हुआइनिंग ने समूह को शीलिन गांव के लिए रवाना होने का आदेश दिया। रास्ते में मेंग हुआइनिंग खच्चर गाड़ी के साथ साथ चली और शीलिन गांव की स्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के लिए मो जियुए से बातचीत की। इस प्रकार उन्हें पता चला कि कुई के कबीले के लोग भी शीलिन गांव में बड़े पैमाने पर अत्याचारी थे। मेंग हुआइनिंग के पास पहले से ही इससे निपटने की योजना थी।
यदि आज समय होता तो वह कुई परिवार के सदस्यों को उनके आधिकारिक पदों से बर्खास्त कर देते और बाद में एक उपयुक्त ग्राम प्रधान का चुनाव करते। उस समय दोपहर का समय हो चुका था। सर्दियों के दिन छोटे थे, इसलिए मो जियुए चिंतित थे कि 5 का प्रकोप होगा और उन्होंने खच्चर गाड़ी को सबसे तेज गति से चलाने का आग्रह किया। स्वाभाविक रूप से मेंग हुआइनिंग को इतनी तेज गति से अपने घोड़े की सवारी करते समय कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उन अधिकारियों का समय बहुत खराब गुजरा। पीछे न रहने के लिए वे लगभग पूरे रास्ते दौड़ते रहे जब तक कि मो जियुए ने शीलिंग गांव के पास पहुंचकर खच्चर गाड़ी की गति धीमी नहीं कर दी। अधिकारियों की सांसें अटक रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेंग हुआइनिंग के सामने शिकायत का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, उन्हें साफ सुथरी पंक्तियों में खड़ा होना पड़ा और आगे के 2 लोगों को घंटा बजाना पड़ा और रास्ता साफ करने के लिए चिल्लाना पड़ा। काउंटी प्रीफेक्ट यहाँ है। सभी अप्रासंगिक लोगों को जल्दी से रास्ता बनाना होगा। यह कहना होगा कि जब मेंग हुआइनिंग ने शीलिंग गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। आवाजें सुनकर वे एक के बाद एक तेजी से अपने अपने आंगन में वापस चले गए। अतीत में शीलिंग गांव का दौरा करने वाले सर्वोच्च रैंक के अधिकारी काउंटी मजिस्ट्रेट कुई थे। कुई परिवार के सदस्य हमेशा उनका स्वागत करने के लिए बाहर आते थे। तो इन ग्रामीणों के मन में जब काउंटी प्रीफेक्ट यहां आए तब भी कुई परिवार के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए बाहर आना चाहिए। और वास्तव में यही मामला था। कुई परिवार के सदस्य, जिन्हें अभी तक नहीं पता था कि काउंटी मजिस्ट्रेट कुई को बर्खास्त कर दिया गया है, जब उन्होंने बाहर हंगामा सुना तो वे सभी बाहर भाग गए। ग्राम प्रधान कुई भीड़ के बीच में चले गए। मेंग हुआइनिंग को देखकर वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। आपके विनम्र सेवक अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, मेरे भगवान। हालांकि मेंग हुआइनिंग ने उन्हें खड़े होने का कोई संकेत नहीं दिया। कुई परिवार काफी देर तक जमीन पर झुका रहा, लेकिन काउंटी प्रीफेक्ट ने उन्हें उठने के लिए नहीं कहा। कुछ ने सावधानी से कनखियों से इधर उधर देखा। जब उन्होंने नजर डाली तो उन्होंने देखा कि मो परिवार के 2 सदस्य वास्तव में काउंटी प्रीफेक्ट के पास खड़े थे। जब इस स्थिति का सामना करना पड़ा तो कुई परिवार को तुरंत एक बुरा अनुमान हुआ, खासकर ग्राम प्रधान कुई। उन्होंने मूल रूप से अपने और अपने कुल के लोगों की ओर से काउंटी प्रीफेक्ट से गुहार लगाने की योजना बनाई थी, जिन्हें औपचारिक अभिवादन के बाद आज पीटा गया था। लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा कि लोगों को पीटने वाले 2 अपराधी वास्तव में काउंटी प्रीफेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। काउंटी प्रीफेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम होना एक समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त था। वह यह कि काउंटी प्रीफेक्ट इन 2 लोगों को जानता था और उनके साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। इस विचार के साथ ग्राम प्रधान कुई को स्पष्ट रूप से अपने सिर के शीर्ष से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। साथ ही उसके शरीर में अनायास ही सिहरन दौड़ गई। मेंग हुआइनिंग ने अभी भी उन्हें उठने के लिए कहने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह मो के परिवार की स्थिति को देखने की जल्दी में था और मो जियुए को आगे ले गया, कुई परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जब वह गांव के पीछे की ओर चला गया। काउंटी प्रीफेक्ट को जाते हुए देखकर कुई परिवार के सदस्य अजीब स्थिति में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उठें या घुटनों के बल बैठे रहें। अंत में ग्राम प्रधान कुई ने साहसपूर्वक निर्णय लिया कि वे उठे और काउंटी प्रीफेक्ट के पीछे जाकर देखें। यदि वे निर्वासित लोग काउंटी प्रीफेक्ट के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोल रहे थे, तब भी उन्हें खंडन करने का मौका मिल सकता था। पहाड़ की तलहटी के रास्ते में वे झाओ और झोउ परिवारों से गुजरेंगे। हालांकि उन लोगों ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। गांव में इतने उच्च पदस्थ अधिकारी के होते हुए वे स्वाभाविक रूप से देखने के लिए दीवारों के ऊपर झुक जाते थे। काउंटी मजिस्ट्रेट और मो परिवार जोड़े के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत को देखकर झाओ और झोउ परिवार के सदस्यों को भी कुछ समझ में आ गया। आज मो परिवार के कई लोग यहां सर्दी बिताने के लिए एक आंगन किराए पर लेने आए थे, लेकिन कोई परिवार की धमकी के कारण खाली आंगन होने के बावजूद उन्होंने सहमत होने की हिम्मत नहीं की। न केवल उनकी बहुत सारी आय घट गई, बल्कि ऐसा लगा कि उन्होंने इन लोगों को नाराज भी कर दिया है। उन्हें केवल यह आशा थी कि मो परिवार इसका बोझ आम लोगों पर नहीं डालेगा और उनके बारे में काउंटी मजिस्ट्रेट को नहीं बताएगा। उन्हें अलग थलग करना उनका मूल उद्देश्य नहीं था। उसने झिरन ने भी इन ग्रामीणों को दीवारों पर झांकते हुए देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। इस समय वह केवल अपने परिवार को जल्द से जल्द देखने और 5वें बुजुर्ग को मारक दवा देने की उम्मीद कर रही थी। अधिकारियों के एक समूह के साथ हर कोई साहसपूर्वक पहाड़ की तलहटी की ओर चला गया। जैसे ही वे पास आए, एक काला और सफेद फरबॉल लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आया। ट्राइस बॉल सीधे हे झिरन की दिशा की ओर भागी, जबकि मोहन्यू ने उसका पीछा किया।
ट्राइस बॉल, भागो मत, आंटी जल्द ही वापस आएंगी। ट्राइस बॉल सड़क पर कई बार गिरी और सीधे हे झिरन की बाहों में समा गई। इस समय मोहन्यू ने पकड़ लिया था। यह सड़क में एक मोड़ था। क्योंकि मोहन्यू राइस बॉल का पीछा करने में जल्दी में थी, उसने अपने पैरों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक एक बड़ी चट्टान से टकरा गई। उसका पूरा शरीर तुरंत आगे की ओर झुक गया। इस समय मोजीवे का ध्यान पूरी तरह से हे झिरन की बाहों में राइस बॉल पर था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन गिर रही है, तो उसे बचाने के लिए आने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। महत्वपूर्ण क्षण में मेंग हुआइनिंग ने अपने घोड़े की पीठ से छलांग लगाई और गिरते हुए मोहन्यू को तेजी से पकड़ लिया। सावधान रहें, मिस। बचपन से ही कुलीन घरों के शिष्टाचार और नियम सिखाए जाने के बाद एक अजनबी आदमी के साथ शारीरिक संपर्क महसूस होने पर मोहन्यू तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। खुद को स्थिर करने के बाद उसने अपने तारणहार की ओर देखा। उसने देखा कि मेंग हुआइनिंग 20 साल की थी, अपनी आधिकारिक काउंटी मजिस्ट्रेट की वर्दी में सुंदर और प्रतिष्ठित थी, जिससे वह परिपक्व और आकर्षक लग रही थी। इस समय मो जीवे भी चिंता के साथ पूछते हुए वहां पहुंचे थे, हन्यू, क्या तुम्हें चोट लगी है? मो हन्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं भाई, मुझे बचाने के लिए इन सज्जन को धन्यवाद। मो जीवे ने मेंग हुआइनिंग को अपनी बहन को बचाते हुए भी देखा था। वह अभी अपनी बहन के बारे में इतना चिंतित था कि उसने तुरंत उसे धन्यवाद नहीं दिया। यह देखकर कि मो हन्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने मेंग हुआइनिंग की ओर अपनी मुट्ठी पकड़ ली। हाथ बढ़ाने के लिए भाई मेंग को बहुत धन्यवाद। यह देखकर कि यह सज्जन उसके भाई से परिचित थे और यहाँ तक एक दूसरे को भाइयों के रूप में भी संबोधित करते थे, मो हन्यू को तुरंत पहले की तुलना में बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। उसने विनम्रता से मेंग हुआइनिंग को प्रणाम किया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, सर। मेंग हुआइनिंग ने तभी सोचा था कि गिरने वाली लड़की शीलिंग ग्रामीण है, जब वह सहज रूप से उसे बचाने के लिए गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि संयोगवश वह बिग ब्रदर मो की बहन निकली। केवल अब उसने अपने सामने वाली लड़की को ध्यान से देखा। लड़की की साफ, चमकीली आंखें, घुमावदार विलो पत्ती वाली भौहें और बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। उसके बोलने का तरीका स्वाभाविक था, जो प्रमुख परिवारों की अन्य युवतियों से बिल्कुल अलग था। मो परिवार के सामने मेंग हुआइनिंग ने कभी भी खुद को एक अधिकारी के रूप में नहीं देखा, वह केवल उनके साथ दोस्तों के रूप में बातचीत करना चाहती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने मो हन्यू के बदले में अपनी मुट्ठी पकड़ ली। यह मेरी ओर से सहज था, मिस मो को समारोह में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। यह मो हन्यू का अपने पिता और भाइयों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतनी करीब से बातचीत करने का पहला मौका था। प्रतिष्ठित काउंटी मजिस्ट्रेट को बिना किसी दिखावे के अपना हाव भाव लौटाते देख उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपना सिर नीचे करके हे झिरन को खोजने के लिए भाग गई। वह आज पूरे दिन राइस बॉल के साथ थी और अभी अभी राइस बॉल के अचानक भाग जाने से वह बहुत डर गई थी। अब राइस बॉल को आंटी की बाहों में देखकर मो हन्यू को तुरंत राहत महसूस हुई। मो जीवे भी लौटने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मेंग हुआइनिंग को पहाड़ की तलहटी की ओर चलते रहने के लिए इशारा किया। अब तक शाम होने को थी। चूंकि वे गांव में मकान किराए पर लेने में असफल रहे थे, बाहर पहले से ही साधारण स्टोव लगा दिए गए थे और महिलाएं रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थीं। जब मेंग हुआइनिंग पहली बार पहाड़ की तलहटी में पहुंची, तो वह वहां के जीर्ण शीर्ण घरों को देखकर दंग रह गई। साथ ही उन्हें सत्ता के दुरुपयोग के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट कुई के प्रति और भी अधिक नाराजगी महसूस हुई। बिग ब्रदर मो, लोग ऐसे घरों में कैसे रह सकते हैं? आप सभी एक रात के लिए काउंटी सरकार में अस्थायी रूप से मेरे साथ क्यों नहीं रहते? कल मैं आप सभी को उचित आवास आवंटित करूंगा। उन्होंने पहले ही मोजीवे से उन्हें शीलिंग गांव में रहने देने का वादा किया था। कुई परिवार के उत्पीड़न के बावजूद उनका मानना कि व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के बाद वह इससे पूरी तरह निपट सकते हैं। मेंग हुआइनिंग ने कैसे सोचा होगा कि शीलिंग गांव में उन्हें जो घर दिए गए थे, वे ऐसे निकले। जो अधिक सुरक्षित थे वे टेढ़े मेढ़े थे, जबकि एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह गया था। मो जीवे और हे झिरन ने पहले ही अपना मन बना लिया था और स्थान बदलना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि यह जगह बुरी नहीं है। अगले वसंत में हम इस जगह को खरीदेंगे और इसे ठीक से पुनर्निर्मित करेंगे। तब तक भाई मेंग वापस आ सकते हैं और देख सकते हैं कि दृश्य इस तरह नहीं होगा। मेंग हुआइनिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह भी देखा कि बिग ब्रदर मो यहाँ रहने के लिए दृढ़ थे और अन्यथा उन्हें मनाना उनके लिए उपयुक्त नहीं था। मो जीवे ने औपचारिक रूप से मेंग हुआइनिंग को अपने परिवार से मिलवाया और उन्हें संक्षेप में बताया कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। मेंग हुआइनिंग के बारे में मो परिवार की धारणा यह सुनकर और भी बेहतर हो गई कि उसे काउंटी मजिस्ट्रेट बनने के लिए यू शहर में आने की विशेष व्यवस्था की गई थी।
मेंग हुआइनिंग को भी हाल ही में पता चला था कि मो चुहान और मो चोंगयुआन अभी भी जीवित थे और उन्हें मो परिवार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई। पूरे मो परिवार को निर्वासित किया जाना पहले से ही बहुत अनुचित था। उनके लिए अब परिवार के 2 जीवित पुरुष सदस्यों को ढूंढना स्वर्ग द्वारा उन्हें आशीर्वाद देने जैसा था। मेंग हुआइनिंग ने हमेशा मो पुरुषों की वीरता की बहुत प्रशंसा की थी। इसलिए उन्होंने मो चुहान और मो चोंगयुआन के प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया, उन्हें मो जियुए की तरह 5वें बुजुर्ग और 8वें बुजुर्ग के रूप में संदर्भित किया। मो जियुए को उनके संबोधन का रूप भी बदलकर 9वें बुजुर्ग हो गया था। उन्होंने आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। यदि आसपास के जीर्ण शीर्ण मकान इसके विपरीत केवल स्थान के आधार पर अत्यधिक जर्जर न हो, तो यह वास्तव में एक खराब बस्ती स्थान नहीं था। यहाँ की स्थिति को और समझने के लिए मेंग हुआइनिंग ने अपने एक अधिकारी को बुलाया। ये आंगन किसके हैं? माँ जुनशान जो आगे आए, उन्हें इस जगह के बारे में अपेक्षाकृत अच्छी जानकारी थी। महाराज, ये सभी आंगन शीलिंग गांव के ग्रामीणों के पूर्वजों के थे। मैंने सुना है कि ये वहां हुआ करते थे जहां उनके बुजुर्ग रहते थे। बर्बर लोगों के समय समय पर छापे के कारण यहाँ के कुछ परिवारों के बुजुर्गों ने सुरक्षा के लिए अपने आवासों को गांव के केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। समय के साथ ये सभी घर खाली हो गए और कई सालों तक उपेक्षित रहने के कारण आज उनकी ये हालत हो गई है। माँ जुनशान की कहानी सुनने के बाद मेंग हुआइनिंग को एक और सिर दर्द हुआ। भाइयों, यहाँ की लोकेशन तो अच्छी है, लेकिन अगर वहां जंगली लोगों का छापा पड़ गया तो बड़ी परेशानी होगी। क्यों नहीं? मो जियुए को पता था कि मेंग हुआइनिंग अभी भी उन्हें स्थान बदलने के लिए मनाने का इरादा रखती है। उन्होंने हस्तक्षेप किया, भाई मेंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बर्बर लोग छापा मारने भी आते हैं तो उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। हम भाइयों के रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और लियांग हाओ और अन्य भी थे जिनकी युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। यह देखकर कि मो जियुए दृढ़ थे, मेंग हुआइनिंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और इस मामले पर अधिक शब्द खर्च करने का इरादा नहीं किया। यह देखकर कि सूरज पहले ही पश्चिम में डूब चुका था, हे झिरन ने मो जियुए को आंख मारी। मो जियुए भी 5वें भाई को विश्राम करने के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मो चुनहान को अपनी तरफ खींच लिया। 8वें भाई, तुम पहले 5वें भाई का साथ दो। मुझे 5वें भाई से कुछ बात करनी है। हालांकि यह मेंग हुआइनिंग के लिए थोड़ा असभ्य था, विश्राम आसन था। 8वां भाई भी इस बारे में चिंतित था और जानता था कि 9वां भाई और बहन 5वें भाई को विश्राम में मदद करने जा रहे थे। ठीक है, भाई मेंग यहीं मेरे साथ रह सकते हैं। मो जियुए ने मेंग हुआइनिंग की ओर सिर हिलाया और 5वें भाई को दूर खींच लिया। उसने झिरन को तंबू में डाला और राइस बॉल को खाने के लिए अंतरिक्ष में भेजा। फिर वह मो जियुए और 5वें भाई के पीछे पूर्व में स्थित घर तक गई। 5वें भाई को पहले से ही जहर की शुरुआत के लक्षण दिख रहे थे और वह इसे दबाने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो जहर के फैलने से पहले 5वें भाई ने खुद को रोकने के लिए सहज रूप से लोहे की चेन की ओर हाथ बढ़ाया। मो जियुए ने उसे रोका, 5वें भाई, उसने झिरन ने शहर में मारक दवा तैयार कर ली है। अब तुम्हें खुद को यातना देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि 5वें भाई ने कल अपने छोटे भाई बहनों से सुना था कि वे मारक औषधि बनाने में उसकी मदद करेंगे। बहुत सारे चिकित्सक जहर की पहचान करने में असमर्थ थे, फिर भी उसकी भाभी ने इतनी जल्दी मारक औषधि कैसे बना ली होगी। उन्होंने झिरन ने मारक को कॉन्फ़िगर करने के लिए आधुनिक दुनिया के कुछ उन्नत चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि 5वें भाई ने इसे अविश्वसनीय पाया। उन दोनों ने 5वें भाई की आंखों में अविश्वास देखा, लेकिन अब लंबे स्पष्टीकरण का समय नहीं था। उसने झिरन ने अपनी आस्तीन से एक काली गोली निकाली। मो जियुए ने गोली ली और उसे मो चोंगयुआन के पास लाया। 5वें भाई, अब यह मारक औषधि ले लो। मो चोंगयुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली ले ली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। गोली उसके मुंह में जाते ही घुल गई, इसलिए उसे पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने झिरन ने 5वें भाई की प्रतिक्रिया को करीब से देखा, कुछ भी गलत होने पर आपातकालीन उपचार प्रदान करने के लिए तैयार थे। जल्द ही 5वें भाई के शरीर ने प्रतिक्रिया की। जिस बेचैनी की भावना ने उसे पागल बना दिया था वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसे आंतरिक ऊर्जा से जबरन दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर पेट के निचले हिस्से से गर्म हो रहा है, धीरे धीरे उसके शरीर के सभी हिस्सों में फैल रहा है, और गर्म प्रवाह अंततः उसके अंगों और यहां तक सिरों तक पहुंच गया। साथ ही उनके हाथ पैर सूज गए। सबसे पहले मो चोंगयुआन ने इसे अपनी पूरी ताकत से सहन किया, लेकिन आखिरकार उसके पैर इतने सूज गए कि वह अब खड़ा नहीं रह सका, और उसके हाथ भी बड़े उबले हुए बंस की तरह सूज गए थे।
इतना ही नहीं, उनके खुले हाथ काले लाल हो गए, जो देखने में चौंकाने वाला था। खड़ा होने में असमर्थ, पांचवा भाई उसके पीछे बिस्तर पर गिर गया। फिर भी उसने आवाज नहीं निकलने दी, सहने की भरपूर कोशिश की। यह देखकर मो जियुए थोड़ा चिंतित हो गए। थे झिरन, क्या यह पांचवे भाई के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है? उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया। हाँ, विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे उसके अंगों में फैल रहे हैं। समय आने पर उसकी रक्त वाहिकाएं फूल जाएंगी। हमें बस जहरीले रक्त को बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे ही वह बोल रही थी, हे झिरन ने पहले ही पांचवे भाई के बाएं हाथ के उभार में रक्त वाहिकाओं को देख लिया था। उसने तुरंत अपनी जगह से चांदी की सुइयां निकाली, सबसे मोटी सुइयां उठाई और पांचवे भाई के बाएं हाथ पर उभरी हुई रक्त वाहिका में तेजी से छेद कर दिया। काला खून पतले फव्वारे की तरह फूट पड़ा। वह झिरन को चकमा दे गया और उसके शरीर पर छींटे पड़ गए। उसके पास खुद को पोंछने का समय नहीं था, क्योंकि चांदी की सुई पहले ही पांचवे भाई के दाहिने हाथ की उभरी हुई रक्त वाहिका को छेद चुकी थी। इसी तरह सुई की आंख से काला खून फूट पड़ा। अब तक मो जियुए ने हे झिरन की पद्धति को समझ लिया था। जैसे ही उसने पांचवे भाई के दाहिने हाथ से सफलतापूर्वक खून निकाला, उसने पहले ही अपने जूते और मोजे उतार दिए थे। आखिरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का विचार प्राचीन लोगों में गहराई से समाया हुआ था। हालांकि मो चोंगयुआन बेहद असहज था, फिर भी वह सचेत था और सहज रूप से अपनी भाभी को उसके पैर देखने से रोकता था। मो जियुए को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पांचवे भाई के विषरण के प्रति लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि वह ऑपरेशन करने के लिए दौड़ा और गलत जगह पर छेद कर दिया, तो यह प्रतिकूल परिणाम होगा। इसलिए उन्होंने मो चोंगयुआन को मनाने की पहल की। पांचवा भाई, वह झिरन तुम्हारे शरीर को नहीं छुएगा। दोनों हाथों को पहले से ही अधिक आराम महसूस होने के कारण मो चोंगयुआन को पता था कि उसके पैरों से खून बहना जरूरी था। वह केवल अपना सिर घुमा सकता था और मौन रूप से मो जियुए के शब्दों को मंजूरी दे सकता था। उन्होंने झिरन ने बहुत तेजी से काम किया। पलक झपकते ही उसने मो चोंगयुआन के पैरों पर उभरी हुई रक्त वाहिकाओं को छेद दिया था। काला खून लगातार बहता रहा, इतना कि वह झिरन थोड़ा चिंतित हो गया कि मो चोंगयुआन का बहुत अधिक खून बह सकता है। सौभाग्य से हे झिरन की चिंताओं के तुरंत बाद पांचवे भाई के अंगों से बहने वाला रक्त धीरे धीरे चमकदार लाल हो गया। यह देखकर मो जियुए बहुत खुश हुए। वह झिरन, पांचवे भाई का खून लाल हो गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जहर ठीक हो गया है? उसने झिरन ने राहत की सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया गया हो। हम सफल हुए हैं। उसके शब्द बमुश्किल उसके मुंह से निकले, क्योंकि वह पहले ही चुपचाप अपने स्थान से बांझ कपास की गेंदें ले चुकी थी। उसने पहले पांचवे भाई के पैरों में सुई के छेद को दबाने के लिए मो जियुए को 2 दिए। फिर उसने पांचवे भाई के हाथों में सुई के छेद को खुद दबाया। करीब 1 मिनट बाद उन दोनों ने एक साथ ही रुई के गोले हटा दिए। मो जियुए ने मो चोंगयुआन को धीरे धीरे उठने में मदद की। पांचवे भाई, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मो चोंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। कुछ चक्कर के अलावा बाकी सब ठीक है। चक्कर आना कोई आश्चर्य नहीं। झिरन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पांचवे भाई का खून कम से कम 600 मिलीलीटर से अधिक बह गया है। इतना खून बह जाने के बाद एक अस्वस्थ व्यक्ति शायद नर्क के राजा से मिलने गया होगा। हालांकि पांचवा भाई मजबूत और तगड़ा दिखता था, फिर भी उसने झिरन को लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसकी नाड़ी लेने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे बिना किसी अन्य प्रभाव के केवल खून की कमी हुई है, उसने अंततः कहा, पांचवे भाई का जहर पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिलहाल उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। यह जानकर कि पांचवा भाई ठीक है, मो जियुए ने भी राहत की गहरी सांस ली। जब तक तुम ठीक हो। पांचवे भाई, इन दिनों बस हे झिरन को सुनो। कुछ मत करो, बस लेट जाओ और आराम करो। हे झिरन ने कहा, कल हम पांचवे भाई के लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक भोजन खरीदने के लिए शहर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोनों की बातें सुनकर पांचवा भाई खूब हंसा। नौवे भाई और बहन को धन्यवाद। एक बार पांचवा भाई ठीक हो जाए, तो मैं अपने बड़े परिवार को खिलाने के लिए पहाड़ों में शिकार करने जाऊंगा। यह देखते हुए कि मेंग हुआइनिंग अभी भी बाहर थी, मो जियुए उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने दे सकते थे। यह जानते हुए कि लियांग हाओ और अन्य लोग घर से ज्यादा दूर नहीं थे, उसने उन्हें अपनी पत्नी के आने तक अस्थायी रूप से पांचवे भाई की देखभाल करने के लिए बुलाया, तब वे जा सकते थे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मो जियुए ने हे झिरन को खींच लिया। तब तक बाहर कुछ अंधेरा हो चुका था। झिरन ने जगह को महसूस किया और देखा कि राइस बॉल पहले से ही भरी हुई थी और घास पर अटखेलियां कर रही थी।
दूसरों के संदेह को जगाने से बचने के लिए वह केवल अनिच्छा से राइस बॉल को अस्थायी रूप से अंतरिक्ष से बाहर निकलने के लिए कह सकती थी। राइस बॉल की आंखों के सामने दृश्य परिवर्तन ने उसे थोड़ा भ्रमित किया। उसने कुछ बड़बड़ाहट छोड़ी।